नमस्कार स्टूडेंट। बेटा आपका सभी का स्वागत है डुग्गू कोचिंग सेंटर में। जैसे कि आपको सभी को पता है कि लगातार हमने 4 पेपर में किस तरीके से बनाया या बताया था आपको, वो पूरा का पूरा आपके सभी एग्ज़ाम में या सभी पेपरों में आए थे, जैसे कि आपको सबको मालूम है। और आप पहली बार हमारी क्लास को अटेंड कर रहा है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करना है। जैसे ही आप 11th-12th में जाओगे तो उससे रिलेटेड भी हम आपको कनेक्टिविटी आपकी बनी रहेगी हमारे से। और प्ले स्टोर से हमारी डुग्गू कोचिंग सेंटर की ऐप को भी डाउनलोड करना। अब 11th-12th में हम आपकी पूरी भरपूर मदद करेंगे जिस तरीके से हमने आपकी 10th में करी है। ठीक है, तो आया है सबको समझ में कि नहीं आया किस तरीके से? तो आज की क्लास में याद रखना है, सबसे पहली चीज़ तो मैं क्या होगा कि इस चैप्टर में इसमें सबसे पहले आपको पूरा समरी इसमें बताता हूँ कि अगर मान लो मैंने बताया कि चैप्टर 1 लिखा है या 2 लिखा 13 लिखा तो वो चैप्टर कौन सा होगा, बच्चों को बहुत दिक्कत जाती है। तो इस तरीके से पहले मैं आपको ये कंप्लीट पहले पढ़ देता हूँ। देखिए आप, सबसे पहले अगर मैंने कहीं मेंशन किया चैप्टर 1 तो ये रहेगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। अगर कहीं लिखा है दो दो का मतलब होता है भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। उसके बाद अगर कहीं 3 चैप्टर लिखा है तो समझ जाइए भूमंडलीकृत विश्व का बनना, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड होगा। उसके बाद लिखा है 4th में अगर लिखा है तो औद्योगिकरण का युग, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद अगर 5 लिखा है तो मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड हो जाएगा। उसके बाद अगर कहीं लिखा है तो हमारा 6 तो मतलब समझ जाइए कि संसाधन एवं विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो जाएगा। वन्य एवं वन्य जीव संसाधन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स हो जाएगा। जल संसाधन मतलब वाटर रिसोर्स हो जाएगा। कृषि मतलब एग्रीकल्चर, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स हो जाएगा। विनिर्माण उद्योग क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो जाएगा। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं, अगर 13 कहीं लिखा है, 13 पार्ट लिखा समझ जाइए सत्ता की साझेदारी होगा, वो पावर शेयरिंग से होगा। संघवाद लिखा है तो समझ जाना फेडरलिज्म हो जाएगा। 15 लिखा है तो समझिए जाति धर्म और लेगिंग मसले, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट लिखा होगा। 16 लिखा तो राजनीतिक दल मतलब पॉलिटिकल पार्टीज हो जाएगा। 17 लिखा है तो लोकतंत्र के परिणाम, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी लिखा होगा। उसके बाद अगर 18 लिखा है तो विकास मतलब डेवलपमेंट हो जाएगा। 19 लिखा है तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हो जाएगा। 20 लिखा है तो मुद्रा और साख, मनी ऑन क्रेडिट हो जाएगा। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। 21 लिखा है तो वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी हो जाएगा। 22 तो वैसे नहीं आ रहा है, तो आपको इस तरीके से पहले ये फॉर्मेट मैंने बता दिया ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। और आज की क्लास में याद रखना, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की सेपरेट में पढ़ाऊंगा, तो ये मत सोचना कि अगर कहीं इंग्लिश आ जाए सोचना कि इंग्लिश की हिंदी मीडियम वालों की नई क्लास रहेगी। नहीं, आपको सबको रहेगा, थोड़ा थोड़ा आपको सभी को पैसेंस रखना पड़ेगा, हिंदी मीडियम वालों को भी और इंग्लिश मीडियम वालों की। कंप्लीट आज ही क्लास में लगभग 1 से 1.5 घंटा रहेगा, पूरा आईएमपी क्वेश्चन मैं आपको पूरा के पूरे दे दूंगा, तो लास्ट तक आपको सभी को बने रखना है। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सही विकल्प मतलब ऑब्जेक्टिव आपको कहाँ से किस चैप्टर से पढ़ना है। तो सही विकल्प के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि कौन से पार्ट से आएंगे, तो किस चैप्टर से आएंगे। सबसे पहले 1 लिखा है, समझ जाइएगा कि एक पार्ट से आएगा जो कि मैंने आपको बता दिया, यूरोप में राष्ट्रवाद, द राइज ऑफ नेशनलिज्म एक पार्ट से आएगा। 2 लिखा है, समझ जाइए भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इंडिया से आएगा। 9 लिखा है तो मतलब कृषि मतलब एग्रीकल्चर से आएगा। 5 लिखा है तो मुद्रण संस्कृति प्रिंट कल्चर से आएगा। 15 लिखा है जाति धर्म और लेगिंग मसले मतलब जेंडर रिलीजन कॉज से आएगा। 20 लिखा है तो मुद्रा और साख से आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना। अगर उसके बाद अब बात करते हैं आपके खाली स्थान, जो क्वेश्चन नंबर 2 अगर आता है तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स की अगर बात करें ये पार्ट के नाम है। 6 लिखा है तो मतलब 6 पार्ट रहेगा। 5 लिखा है तो 5 पार्ट रहेगा। 1 लिखा है तो 1 पार्ट रहेगा। 15 लिखा है तो 15 पार्ट रहेगा। 17 लिखा है तो 17 पार्ट रहेगा। 8 लिखा है तो 8 पार्ट रहेगा। उसके बाद अगर बात करता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी कह रहेगी सही जोड़ी मिलाइए, जिसमें कि आपको मैच द कॉलम पूछेगा, पार्ट के नाम पूछेगा, जिसमें कि अगर 7 लिखा है तो 7 पार्ट होगा। 11 लिखा है तो 11 पार्ट होगा। 16 लिखा है तो 16 पार्ट। 16 के इसमें 2 आएंगे, फिर 19 के ये 2 आएंगे। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आपको जैसे कि सत्य और असत्य की, तो क्वेश्चन नंबर 4 सत्य और असत्य में ट्रू और फॉल्स की बात करें, पार्ट के नाम हो जाएंगे। तो चैप्टर 6, चैप्टर 8, चैप्टर 4, चैप्टर 13, चैप्टर 14, 4 के इसमें आपके 2 आएंगे सत्य और असत्य। उसके बाद
चैप्टर अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं, एक वाक्य में मतलब 1 वर्ड की बात करूं तो पार्ट के नाम 11 पार्ट से 1 वर्ड पढ़ लेना है, 4 पार्ट से पढ़ना है, 2 पार्ट से पढ़ना, 13 पार्ट से पढ़ना, 18 से 21 से। तो ये फॉर्मेट ऐसा है कि इन चैप्टरों से आपको क्या पढ़ना है बेटा, आपको सही विकल्प, खाली स्थान, जोड़ी पढ़ना है। उसके बाद मैं ऐसे चैप्टर बता दे रहा हूँ आपको जिनसे मात्र आपका MCQ ही आएगा, आपको क्वेश्चन आंसर याद करना नहीं है। याद रखना, आपको प्रश्न उत्तर नहीं याद करना है इन पार्ट से, ठीक है। इन चैप्टर से आपको क्वेश्चन आंसर बिल्कुल नहीं करना। तो पहला चैप्टर जो है इससे आपको मात्र आपको MCQ करना, अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं चैप्टर 8, इस चैप्टर 8 से भी आपको MCQ ही पढ़ना है बस। उसके बाद बात करता हूं मैं चैप्टर आपका 13, इस 13 से भी मात्र आपको MCQ करना है। उसके बाद बात करता हूँ चैप्टर 15, तो इससे भी आपको ओनली MCQ ही करना है। उसके बाद अगर बात करता हूँ चैप्टर 18, इससे भी आपको क्या पढ़ना है, MCQ पढ़ना है। तो इतने चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर बिल्कुल भी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें मात्र आप MCQ करके जाइए, आराम से आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इसके बाद कुछ ऐसे मोस्ट IMP में आपको चैप्टर बता रहा हूँ जिनके आपको क्वेश्चन आंसर प्लस MCQ पढ़ना है इन चैप्टर के। देखो 16 पार्ट आप अच्छे से कर लोगे ना, तो इसमें 1 नंबर का MCQ फंसेगा, एक इसमें 1 नंबर का आएगा। उसके बाद 19 में भी 1 नंबर का आएगा, 19 में भी 1 नंबर का आएगा, 15 में 1 नंबर का, 15 में 1 नंबर का, 14 में तो ये 4 में तो ये मान लो सीधे सीधे 3 नंबर आपके पक्के होंगे अगर ये चैप्टर और एक्स्ट्रा एक, तो 16, 19, 15 और ये 4 इतने और अच्छे से कर लेते हो। कम से कम इतना आप कवर कर लेते हो बेटा, आपके ये मान लीजिए आपके 18 से 20 मार्क्स कवर हो जाएंगे अगर इतने आपने अच्छे से याद कर लिया। आया सबको समझ में कि नहीं है? अब जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपको, अब बता रहा हूँ मैं 1 लाइनर फैक्ट बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम वालों के लिए रहेगा। और साथ में उसके बाद जैसे ही हिंदी मीडियम की एंड होती है क्लास, उसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए 1 लाइनर फैक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो लास्ट तक सारे के सारे स्टूडेंट बने रखना है। उसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको मैं 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन बताऊंगा हिंदी मीडियम वालों के लिए, फिर 2-2 नंबर वाले IMP क्वेश्चन बताऊंगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो ये फॉर्मेट रहेगा। कोई कमेंट वगैरह पे ध्यान, वैसे भी कमेंट ऑफ ही है, आपको ध्यान देना नहीं है। उसके बाद बता दे रहा हूँ, फिर आपको 3 नंबर वाले IMP क्वेश्चन, 4 नंबर वाले IMP क्वेश्चन, और लास्ट में रहेगा आपका मैप सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से पूरी आज की क्लास में मैं आपको शेड्यूल बता दिया। तो अब कोई किसी तरीके से बात आपसे नहीं करेंगे हम क्लास में। मोस्ट IMP MCQ जो कि 30 में से 30 आपके जरूर आ जाएंगे, पूरे चैप्टर वाइज बताऊंगा। और आपको याद रखना, जहाँ भी मैं IMP बोलता हूँ तो समझ जाइएगा वो पेपर में आपको जरूर आएगा। तो लास्ट तक पूरी क्लास में आपको, तुम्हारा पहला चैप्टर है समकालीन भारत 2 भूगोल, अध्याय 1 संसाधन एवं विकास। तो इसमें क्या आपका इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पढ़ना है कि प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है वो क्या कहलाती है, संसाधन। कभी कभी आ जाता है कि संसाधन क्या होता है, याद रखना है। संसाधन 2 प्रकार के होता है, एक प्राकृतिक होता है, दूसरा कौन सा, मानवीय होता है। प्राकृतिक और मानव होता है या मानवीय समझ लीजिए। जो समाप्ति के आधार पर अगर बात करें तो एक नवीनीकरण होता है और एक अनवीनीकरण होता है। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर एक जैव होता है, एक अजैव होता है। इस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछेगा। फिर 1992 में रियो डी जेनेरो ने पृथ्वी सम्मेलन कर, अगर आता है आपको पृथ्वी सम्मेलन कब किया गया था, तो 1992 में करा था, ये याद रखना। रियो डी जेनेरो ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ये याद रखना है। उसके बाद स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक सुमेसर ने 1974 में लिखी थी, याद रखना। अब आएगा बुजलैंड आयोग रिपोर्ट में संसाधनों के संरक्षण की बात हुई थी। उसके बाद आपको पढ़ना है भारत के कुल क्षेत्रफल 43% भूक्षेत्र मैदानी वाला है। पर्वत वाला पूछेगा तो 30%, पठारी पूछेगा तो 27%। इतना याद रखना। एक ये वाला अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि राष्ट्रीय वन नीति कब हुआ था, 1952 में के अनुसार में 33% जो रहेगा आच्छादित होना चाहिए। ये आपको फैक्ट याद रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये है भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा का होता है, काली मृदा रेगर मृदा कहलाती है। देखो
रेगर मृदा क्या होती है? काली मृदा को कपास वाली मृदा भी कहते हैं। उसके बाद लेटराइट शब्द का है, लेटर से ये लिया गया है। लेटराइट मृदा काजू की फसल के लिए उपयुक्त होती है। उसके बाद मृदा के कटाव भाव के लिए प्रगम मृदा अपर्दन, ये अच्छे से पढ़ के जाना कि मृदा अपर्दन क्या होता है, एक चादर अपर्दन क्या होता है, पक्का पूछेगा आपसे। उसके बाद काली मृदा क्या होती है। फिर भारत के पंजाब में याद रखना, हरियाणा के 80% भूमि क्या है, कृषि पर है। 80% जो भूमि किस पे है, कृषि पर आधारित है। उसके बाद आपको ये पढ़ना है, जो वन होता है वो प्राथमिक उत्पादक होता है। भारतीय वन जीव संरक्षण, ये क्या आपको याद रखना है, 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में हुआ था। भारत में आधे से अधिक वन कैसे हैं, आरक्षित, याद रखें, ये पूछ लेगा कि आरक्षित वन कैसे हैं आधे ज़्यादा। सारिक्स का बाघ रिजर्व राजस्थान में स्थित है। छोटा नागपुर क्षेत्र मुंडा और संथाल जनजातियों के निवास करती हैं। चिपको आंदोलन वन संरक्षण पे संबंधित है। भारत में स्थायी वनों का क्षेत्र सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ये है मध्य प्रदेश में। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है, पृथ्वी का 3/4 धरातल जल से ढका है, याद रखें 3/4 मतलब 3/4। एक जल एक कौन सा है, नवीनीकरण है, याद रखना जल। उसके बाद जल जीवन मिशन, ये पढ़ना अभी, ये जरूर पूछेगा, जल जीवन मिशन या JJM का पूरा नाम पूछ लेगा आपसे। जल जीवन मिशन भारत सरकार द्वारा ग्रामीण के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु चलाई जाने वाली एक योजना है। 11वीं शताब्दी की भोपाल झील सबसे कृत्रिम झीलों में से याद रखना है, ये याद रखना है। उसके बाद हीराकुंड परियोजना महानदी बनाई गई है। हीराकुंड उड़ीसा राज्य में स्थित है। उसके बाद यहाँ से बांधों का आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, याद रखना। ये पूछ दिया आपके, आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, तो आप क्या याद रखोगे, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाई गई। उसके बाद बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की जाती है, हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से पढ़ना है आपको, टाका राजस्थान में वर्षा जल को टैंक बनाकर जल संग्रहण किया जाता। पालर पानी क्या होता है, ये पढ़ लेना। चंद्रगुप्त मौर्य ने बांधों द्वारा सिंचाई के लिए सिंचाई तंत्र की निर्माण करवाया। फिर ये आएगा तुम्हारा दामोदर नदी भारत की शोक नदी का, आ जाए कि भैया शोक नदी कैसे कौन है ऐसी है, तो दामोदर नदी है। अब उसके बाद कृषि से पढ़ना है, कृषि जो आपका रहा है कौन सा है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है कृषि। उसके बाद कर्तन दहन क्या होता है, ये पढ़ना। उसका रोपण क्या होता है, ये पढ़ना है। फिर रबी की फसल कहाँ यूज़ की जाती है, तो इससे क्वेश्चन आपका 99% आएगा, इससे कृषि से। फिर उसके बाद यहाँ से देखिए आप, खरीफ की फसलों को सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। फिर उसके बाद आपको ये पढ़ना है यहाँ से कि रबी की फसल में 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा जल की आवश्यकता होती है। फिर आता मोटे अनाज में पोषक तत्व पाया जाता है। दालें फलीदार फसलों का उदाहरण, दाल जो फलीदार फसली का उदाहरण दाल हो जाएगी। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादन होता है, याद रखना, उत्पादक होता है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया, दाल में पाया जाता है। रोपण क्या होता है, ये पढ़ना है। फिर उसके बाद नीलगिरी पढ़ लेना। कॉफ़ी की खेती नीलगिरी पर्वत में कराई जाती होती है। और उसके बाद रेशम के कीड़ों का पालन करना, रेशम उत्पादन, याद रखना क्या होता है, रेशम उत्पादन कहलाता है। फिर सीधे आप ये पढ़ना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार का मुख्य लक्ष्य, ये आ जाए कि बताइए जो पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी उसमें सबसे पहले क्या सुधार हुआ था, भूमि सुधार हुआ था, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन शुरू, अगर आ जाए कि भूदान आंदोलन किसने स्टार्ट करा, तो इनने करा था। विनोबा भावे द्वारा शुरू भूदान ग्राम दान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम दिया गया है। फिर उसके बाद महात्मा गांधी जी ने विनोबा भावे को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, ये पढ़ना। अब आता विनिर्माण उद्योग, तो कच्चे पदार्थ का मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित करना विनिर्माण कहलाता है। चीनी उद्योग भारत का विश्व का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। फिर उसके बाद ये सारे सूती बस ये सब कृषि पर आधारित हैं। लोहा इस्पात पेट्रोलियम ये खनिज पर आधारित हैं। भेल का पूर्ण रूप से भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल का पूरा नाम आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। BHL का क्या बोला जाता है, BHEL। फिर सेल का भी पूछ सकते हैं, SAIL हो जाएगा, अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर भारत का प्रथम सूत्री बस उद्योग मुंबई में है। उसके बाद भारत का प्रथम पटसन उद्योग कोलकाता में रिसारा में लगाया गया था। भारत का प्रथम पटसन उद्योग ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से भारत में रसायन उद्योग एशिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है। भारत रसायन उद्योग में विश्व में 12वें स्थान पर है। DAP ये आ जाएगा। DAP क्या है, उर्वरक उद्योग हो जाएगा। उसके बाद
रसायन उद्योग की भागीदारी सकल सकल घरेलू उत्पाद में 3% रहा है। उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक मुख्य यूरिया में संबंधित ये नहीं आएगा। फिर आएगा तुम्हारा बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है, ये अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ जल प्रदूषण कहलाता है। उद्योग से औद्योगिक प्रदूषण होता है। अनचाही गैसों जैसे सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड का वायु प्रदूषण होता है। गैसों से हमेशा याद रखना वायु प्रदूषण होगा, ये पूछ लेगा आपसे। उसके बाद जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ता को पहुँचाता है व्यापारी कहलाता है। फिर इसके बाद ये आएगा भारत विश्व का दूसरा सबसे सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश है। उसके बाद NHAI का पूर्ण रूप से भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्रतिष्ठान हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग देश का दूरस्थ भागों को जोड़ता है। यह जाए कि राष्ट्रीय राजमार्ग का काम क्या होता है, ये दूर के देशों को आपस में जोड़ने का काम करता है। फिर उसका CPWD ये वाला पढ़ लेना, ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग दिल्ली अमृतसर के आपस में जोड़ता है ये काम। मतलब ये मान ली सब जिसमें गोला लगाऊँ आपको अच्छे से पढ़ना है भैया। PWD का पूर्ण रूप सार्वजनिक निर्माण होता है। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग भारत में स्थित है जिसकी लंबाई 9.02 है, ये पढ़ लेना। फिर सुरंग अटल टनल ये क्या है, ये पढ़ना है। भारत की अटल टनल हिमालय की पीर पंजल पर था, ये भी नहीं। भारत देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में चलाई गई थी, फिर ये पढ़ना। मुंबई थाने से स्टार्ट करी थी। फिर आता पाइपलाइन परियोजना 3 प्रमुख जाल से बना है। भारत का प्रमुख पहला पतन कंडाला कहलाता है। भारत के मुंबई पतन के अधिक परिवहन को कम जवाहरलाल नेहरू ने यह विकसित किया गया था। भारत के तहत ये भी नहीं। उसके बाद आता है चेन्नई हमारे देश की प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। कृत्रिम पत्तन आ जाए तो चेन्नई याद रखिएगा। फिर उसके बाद ये भी नहीं। संचार साधन क्या 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 होते हैं, दूरदर्शन रेडियो ये पढ़ लेना। कि भारत में समाचार ये पूछ सकता है कितनी भाषाओं में करता है, 100 भाषाओं में प्रकाशित है भारत का समाचार। उसके बाद 2 देशों के मध्य व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यह जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति किस राष्ट्र की स्थिति, बैरोमीटर पढ़ लेना। फिर उसके बाद भारतीय व विदेश की सभी फिल्मों को प्रकाशित करने वाले अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड का तैयार आएगा, इसमें पूछ लिया है। इतना आपको दिमाग में बैठा के रखना है भैया, क्योंकि आपको क्विक रिवीजन करने में इस तरीके से पढ़ने में मजा आएगा। फिर आता तुम्हारा निरंकुशवाद क्या होता है, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगा सकता, निरंकुशवाद कहा जाता है। फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरियू चित्रकार थे जो 1848 में 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। 4 चित्र बनाए थे 1848 में, याद रखना। फिर उसका सरियू के काल्पनिक निर्देशक में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बैठे हुए जिनकी पहचान उनके कपड़े और राष्ट्रीय पोशाक से पहचान जाते थे। फिर राष्ट्र क्या होता है ये पढ़ लेना है। राष्ट्रवाद की शुरुआत ये 1789 में फ्रांसीसी क्रांति ने करी थी। फिर उसका ले जाएगा कि भाई ये बताइए कि जोकोविन क्लब कहाँ जाता है। रेवमान एक पत्रकार था जो मेच नामक शहर में था, जर्मन, जो कि गुट सदस्य था, ये पढ़ लेना। उसका नेपोलियन से क्वेश्चन जरूर आएगा, ये अच्छे से पढ़ना ही है। आया सबको समझ में। फिर इसके बाद आता है तुम्हारा राइनलैंड का डाकिया चित्र के माध्यम से नेपोलियन को 1813 में लाई दीक्षक की लड़ाई में हारकर फ्रांस को लौटाते हुए दर्शाया गया था। फिर यहाँ से ये पढ़िएगा, गालिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलते थे। उसके बाद उच्च वर्ग के लोग, ये पढ़ लेना भैया कि उच्च वर्ग के लोग राजनीतिक कार्य के लिए फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। कौन सी भाषा, उच्च वर्ग के लोग फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उसके बाद यहाँ से तो कुछ ऐसे इसमें है, ये जरूर एक बार पढ़ लेना, कौन सी संधि कहाँ है, एग्जाम में आपसे जरूर क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद आता तुम्हारा औद्योगिकरण की शुरुआत इंग्लैंड में 18वीं सदी के उत्तर इसमें की गई थी। फिर उदारवाद यानी शब्द लैटिन भाषा से लिया गया, ये पढ़ना, जिसका अर्थ क्या होता है आज़ाद। आज़ाद शब्द का अर्थ क्या होता है ये पढ़ लीजिएगा आप। उसके बाद जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुष की मताधिकारी, मतलब ये होता है। फिर उसका नेपोलियन के पराजय के बाद 1815 में बियानी संधि, जिसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। इतना आपको दिमाग में रखना है। फिर आता है तुम्हारे कुछ संधि हैं, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, एक बार रीड कर लेना। फिर उसके बाद आता है प्रथम विद्रोह फ्रांस के 1830 में हुआ था। फिर एक ये जरूर पढ़ लेना भैया, पक्का आएगा। उसके बाद स्त्री पुरुष की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकार और हितों का बोध क्या कहलाता है, नारीवाद कहलाता है, ये पढ़ना है। उसके बाद अगर बात करते हैं 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बांटा, कितने राज्यों में बांटा गया, 7। फिर 1861 में इमैनुएल द्वितीय एकत्रित इटली का राजा घोषित किया गया था। फिर इटली 7 राज्यों में बटा हुआ है। फिर 1830 के 10 में ज्यूसेppe मुसोलिनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करा था, ये पढ़ लेना। जिस पे मैं गोला लगाते जा रहा हूँ वो आपको अच्छे से रीड करना है। उसके बाद गैरिबाल्डी ने युवाओं की एक शक्तिशाली सेना तैयार की थी जिसे लाल कुर्ती दल
के नाम से जाना जाता था। उसके बाद बल्कन क्षेत्र का बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य का नियंत्रण करता है, ये पढ़ना है। उसके बाद यहाँ से एक ये वाला जरूर पढ़िएगा कि टूटी हुई बेड़ियाँ, आज़ादी का इसका महत्व क्या होता है, आज़ादी का मिलना, तलवार पर लिपटी हुई तेलून जैतून की डाली शांति की चाह होती है, उगते हुए सूर्य की किरणें एक नए युग का सूत्रपात, ये पढ़ना है। उसके बाद आता है तुम्हारा ये, फिर आता है महात्मा गांधी जी ने जनवरी 1915 में भारत लौटे और पहले दक्षिण अफ्रीकी में थे, या सबसे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे, ये पढ़ना है। सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है, सत्य को स्वीकार करना, ये पढ़ना। उसके बाद यहाँ से पढ़ना है कि 1917 में चंपारण हुआ था, 1918 में खेड़ा हुआ था, 1918 में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। उसके बाद आता है रोलेक्ट एक्ट, पक्का आएगा रोलेक्ट एक्ट का आपका, रोलेक्ट एक्ट 1919 में, ये पढ़ लेना। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। फिर उसके बाद खिलाफत आंदोलन पढ़ लेना, खिलाफत आंदोलन जिसमें दो मेन थे आपके, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये पढ़ लीजिएगा आप। उसके बाद महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की स्थापना करी, यहाँ से 1 2 3 4 पक्का आएगा। एक चोरा चोरी वाला पढ़ के जाना, ये ध्यान रखना। उसके बाद आता है बिना किसी पारिश्रमिक मेहनताना के लिए काम करवाना बेगार कहलाता, क्या कहलाता, बेगार कहलाता। उसके बाद आपका यहाँ से ध्यान रखना, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशीलता, ये भी नहीं। साइमन कमीशन का गठन आपको याद रखिएगा। फिर यहाँ से करना साइमन कमीशन का ये कब भारत पहुँचा, ये इसका विरोध कब हुआ। फिर नमक दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 में, ये आएगा। महात्मा गांधी जी ने कितने सदस्य की बात करी, 78 सदस्य थे उसमें। फिर उसके बाद गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को गुजरात में दांडी गांव पहुंचे और नमक कानून तोड़ा, ये आपको पढ़ना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब में पता है। विश्व आर्थिक मंदी 1929 में हुई थी जिसका असर भारत सरकार पे पड़ा, ये पढ़ना भैया। उसके बाद दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस और लाहौर अधिवेशन का पूर्ण स्वराज औपचारिक रूप से माना गया था, ये पढ़ना है। 26 जनवरी 1930 को वायरसराय ने एक पत्र लिखा जिसमें 11 सूत्रों की मांग, ये पूछा था कितने सूत्रों की मांग करी, 11 सूत्रों की थी। उसके बाद ये 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना हुई, जिससे भगत सिंह जी, ये वाला एक बार रीड कर लेना आप। फिर यहाँ से आता है भगत सिंह जी ने कौन सा नारा दिया था, ये आप पढ़ लेना, इनकलाब जिंदाबाद। उसके बाद यहाँ से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1930 में दलितों की दलित वर्ग एसोसिएशन संगठन की स्थापना करी। 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी मातृभूमि की स्फूर्ति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था, जिसे बाद में उन्होंने उपन्यास आनंद मठ के शामिल कर लिया, तो उपन्यास में शामिल कर लिया था। और उसके बाद आया स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अविनंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। इस पेंटिंग भारत माता को सन्यासिनी के रूप में भी जाना जाता है। कि ये 2 फैक्ट आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये देखिए पूरा का पूरा वन वर्ड मैथ द कॉलम सब इसी से बनेंगे आपके सोशल साइंस में। गांधी जी द्वारा अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसका नारा क्या था, करो और मारो का, ये आपको पता ही होना चाहिए। उसके बाद कुछ फैक्ट हैं भारत के राष्ट्रवाद की एक नज़र। 1918 में क्या हुआ था, भारत का प्रथम राष्ट्रवाद। फिर उसके बाद 1895 में क्या था, कांग्रेस की स्थापना हुई थी मुंबई में, याद रखना। उसके बाद आता तुम्हारा ये वाला फैक्ट याद रखना कि 1907 में क्या होता है, कांग्रेस का विभाजन, नरम और गरम दल वाला। सूरत अधिवेशन पूछ सकता का 1907 में। फिर उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध 1914 में। उसके बाद नील कृषि की बात पूछ लेगा, ये पढ़ लेना। फिर रोलेक्ट एक्ट कानून कब हुआ था, 1919 में। जलियांवाला बाग कब हुआ था, ये पूछ लेना। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, ये सब आपसे जरूर एग्जाम में पूछेगा, याद रखना। उसके बाद साइमन कमीशन कब आया, 1928 में। फिर महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की दांडी यात्रा शुरू करी 12 मार्च 1930 में। उसका दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, सब जिसके बाद सविनय आंदोलन की शुरुआत हुई। उसके बाद भीमराव अम्बेडकर ने एसोसिएशन की स्थापना, आजाद एसोसिएशन कब करी, 1930 में। फिर उसके बाद महात्मा गांधी ने डॉक्टर भीमराव का पूना एक्ट पढ़ लेना 1932 में। फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, जिसके अंतर्गत करो या मरो को दिया था, जो गांधी जी ने दिया था 1942 में। आया सबको समझ में कि नहीं आई, यहाँ से फैक्ट आपका इंपॉर्टेंट है भैया, सारे फैक्ट में है, आपको जरूर देखने को मिलेंगे पेपर में, आप भी बोलोगे हाँ भैया। दुनिया भर में आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक प्रणाली का एकीकरण भूमंडलीकरण कहलाता है। उसके बाद आपको ये भी नहीं, यहाँ से ये पढ़ के जाइएगा 2 फैक्ट। 18वीं शताब्दी का काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता है। 19वीं सदी के यूरोप में गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था। फिर उसके बाद ये आपको पढ़ना है कि 18वीं सदी के आखिरी दशक तक ब्रिटेन में कॉर्नो था। कॉर्नलॉ के समय क्या होता है, कॉर्नलॉ के हटाने के बाद, ये आपको पढ़ना कि जब कॉर्नलॉ का समय था तो क्या चल रहा था, कॉर्नलॉ के बाद आया तो क्या चल रहा था। उसके बाद
ये आता है रेंडर पैक्स प्लग की भांति फैलने वाली मवेशियों की बीमारी बताइए। उसके बाद वैसे मजदूर जो किसी खास मालिक के खास अवधि के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। बंधुआ मजदूर आ जाए आपको कि बंधुआ मजदूर क्या है, क्या जाए आपको बंधुआ मजदूर क्या है, ये पढ़ लेना। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 में हुई थी, जो कि संकट के 3 दशक मध्य में चला था। फिर 19 के बाद आ रहा था 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर ब्रेटन वुड ये पढ़ लेना। ब्रेटन वुड गोला जिस पे लगाऊँ मान लीजिए इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। फिर उसके बाद बीटो क्या कहलाता है, एक बीटो पढ़ के जाइए। क्या बोला मैंने, बीटो। ठीक है, बीटो अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद आपका एक विनिमय दर से आप क्या समझते ये पढ़िएगा। जब विनिमय दर स्थिर और उसमें आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार को दर स्थिर करना पड़ता है, ऐसी विनिमय दर को विनिमय दर कहलाता है। फिर बंगाल में जूट पैटर्न ये वाला पढ़िएगा। फिर भारत में आर्थिक मंदी के समय महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी। उसके बाद यहाँ से ये पढ़ना है कि IFM ये पढ़ना भैया। IFM क्या ये पढ़ना है। फिर बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या, एक देश से बहुत सारे देश में व्यवसाय करने वाली कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम या कंपनी कहलाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी की स्थापना आपको याद रखना 1920 में कब करी थी, 1920 में आपको याद रखना है बहुराष्ट्रीय कंपनी। इतना सबको समझ में कि नहीं यार। अब बात करते हैं उसके बाद यहाँ से कि E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी ने संगीत की एक किताब प्रकाशित करी। E.P. पॉल अमेरिका का एक संगीतकार था। अब इसमें प्राच्य क्या होता है, ये प्राच्य क्या होता है ये पढ़ लेना। ग्लिट्स क्या होता है पक्का आएगा। फिर उसके बाद फिनिशिंग शटर क्या होता है ये पढ़ना आपको आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद आपका आता है हाथों से बनी, हाँ ये विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग जो थे पूंजीपति हाथों से बनी चीज़ों को तरजीह देते, याद रखना। स्पेनिंग जेनी कताई की एक मशीन करते। स्पेनिंग जेनी आविष्कार को जेम हर्विज ने किया था। फिर उसके बाद गुमास्ता क्या होता है, आना एक याद रखना ये वाला, एक गुमास्ता वाला। उसके बाद भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद में था। भारत में पहली कपड़ा मिल मुंबई में थी। पहली कताई बुनाई मद्रास में थी। उसके बाद जमशेद जीजाबाई ये पढ़ लेना। सेठ हुकुमचंद के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, इस तरीके से याद रखना, आपको तैयारी करना है। फिर उसके बाद आपका जो मेन आ सकता है जमशेद का पहला लो, ये भी नहीं पढ़ना आपको। हाँ ये पढ़ लेना कि अलग अलग इलाकों में सरदार या मिस्त्री आदि को जावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जावर कहा जाता है। फ्लाई शटल पक्का आएगा, फ्लाई शटल वाला पढ़ के जाइएगा। लेवल क्या होता है पढ़ के जाइएगा। ठीक है, वस्तु उत्पादों को लेवल पर देवी देवताओं की तस्वीरें होती हैं, ये पढ़ के जाना है। उसके बाद अगर बात करता हूँ आपको मैं कि ये पढ़ना है एकार्डियन, शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी। उसके बाद आता है मुद्रित सामग्री, सबसे बड़ा उत्पादन चीनी राजतंत्र कहलाता था। चीनी वो छपाई की तकनीक कहता है। डायमंड सूत्र क्या होता है ये पढ़ना है। उसके बाद बेलम क्या होता है ये पक्का आएगा। उसके बाद जैतून प्रेस प्रिंटिंग क्या होता है, एक बाइबल ये पढ़ लेना कि गुटेनबर्ग में सबसे पहली किताब कौन सी छपी थी, बाइबल छपी थी। उसके बाद अगर बात करते हैं गुटेनबर्ग ने बाइबल में 180 प्रतियां छापी थी। गुटेनबर्ग ने छपाई में रोमन वर्णमाला 26 अक्षरों में थे। गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग मशीन को मूवेबल टाइपिंग प्रिंटिंग मशीन कहलाते हैं। गुटेनबर्ग ये भी नहीं। लेटर प्रेस छपाई में प्लेनेट एक बोर्ड होता है। फिर छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाली व्यक्ति कंपोजिटर कहलाता है। फिर गाथा गीत क्या होता है पक्का ये आएगा। फिर धर्म सुधारक मार्टिन लूथर कौन थे भाई, एक धर्म सुधारक था। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से चैपमैन क्या होता है ये पक्का आएगा आपका। चैपमैन 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। उसके बाद निरकुशवाद क्या होता है ये आपको अच्छे से पढ़ना। पांडुलिपि क्या होती है ये अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा अच्छे से मैं आपको बताते जा रहा हूँ क्या इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि इंपॉर्टेंट कोई बताता ही नहीं है। और ये आपके 2 साल से समझ लीजिए इसके जो पेपर हैं नेटवर्क से बाहर ही जाते हैं बच्चों के। फिर उसके बाद तुलसीदास जी की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला ये पढ़ लेना। फिर उसके बाद राजा रवि वर्मा 19वीं सदी के भारत के प्रसिद्ध क्या थे, चित्रकार थे। फिर उसके बाद ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलाम मेरी जाति में ये पढ़ लेना। पेरियार क्या था, फिर केसरी क्या था ये पढ़ लेना। अब यहाँ से आता है तुम्हारा सत्ता की साझेदारी वाला। बेल्जियम एक छोटा सा राज्य है ये पढ़ लेना। फिर उसके बाद 1956 में श्रीलंका की राज्य भाषा सिंहाली घोषित की गई थी। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल थी। फिर बेल्जियम में सामूहिक सरकार का चुनाव एक ही भाषा करने वाला ये पढ़ लेना। डच और जर्मन पढ़ लेना। श्रीलंका में सिंहाली की आबादी का क्या था, बहुमत होता है। श्रीलंका में सरकारी नौकरी को सिंहालियों को प्राथमिकता दी गई थी। यूरोपीय संघ का मुख्यालय क्या था, ब्रुसेल में था ये पढ़ना है। उसके बाद बेल्जियम में संघ शासन व्यवस्था की, बेल्जियम में डच भाषा बोली जाती थी ये पढ़ना है आपको। उसके बाद अगर आता है आपका
किसी देश में सरकार विरोधी समूह की हिंसा की लड़ाई युद्ध करता है तो गृह युद्ध क्या होता है ये पढ़ना है। उसके बाद सत्ता का सीधा बंटवारा केंद्र और राज्य सरकार को के द्वारा किया जाता है। एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, पक्का आएगा। फिर संघवाद में देखिए आप, एक एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, 100% आएगा। केंद्र सरकार राज्य सरकार ये पढ़ लेना है। उसके बाद केंद्र और राज्य सरकार के बीच में 3 सूची माटा गया है, संघ राज्य समवर्ती, ये आएगा ही आएगा। संघवाद दो से अधिक स्तरों में बटा हुआ है। भारत में 73 संसद द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। हमारे संविधान की एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं गया था, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, संविधान में हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा, अनुसूचित भाषा का, ठीक है, इसमें पढ़ना है कि संविधान में हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया, कुल 22 भाषाएं याद रखना, ये पढ़ना है। फिर उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग का रिपोर्ट 1956 में लागू किया गया था। फिर भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में करा था। फिर शासन 2 प्रकार के होते हैं, संघात्मक और, ये पक्का आएगा, संघात्मक और एकात्मक पढ़ के जाइएगा। फिर उसके बाद आता 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता का दर 73% था। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात इतना % था, ये इतना 9943/1000, ये पढ़ लेगा। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, 1/3 स्थान अपेक्षित, याद है, धर्मनिरपेक्ष पक्का आएगा तुम्हारा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, जैसे लिखा जातिवाद आदि सामाजिक विभाजन भारत में ही होता है। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ये पढ़ लीजिएगा। फिर भारत में बहुदलीय राष्ट्रीय प्रणाली होती है, ये पढ़ना है। उसके बाद 2011 के अनुसार आज उच्च पद प्राप्त महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा क्या हो रही है, कम हो रही है। भारत में पंचायती राज के अंदर 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। उसके बाद आता है तुम्हारा राजनीतिक दलों की मान्यता के लिए निर्वाचन आयोग बनाया जाता है। भारत में 5 वर्षों का चुनाव होता है, ये पूछ लेगा आपसे। फिर उसका निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सत्तारूढ़ दल क्या होता है, जनमत का निर्माण कौन करता है, ये पढ़ना है। बहुजन समाज पार्टी की कब हुई थी, 1984 में हुई थी। साझा सरकार या गठबंधन सरकार क्या होती है, ये पक्का पूछेगा आपसे। विपक्ष क्या होता है, ये पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद ये कांग्रेस की स्थापना का, ये भी नहीं। फिर आता है जिन देशों को एक ही दल को सरकार बनाने चलाने की अनुमति होती है उसको एकात्मक दल सरकार कहते हैं, ये पढ़ना है। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1964 में हुई थी, ये पढ़ लेना आपको आएगा, ठीक है। उसके बाद सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जिस पर गोला लगाऊँ आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। देश में कोई नई पार्टी का निर्वाचन आयोग में अपना पंजीयन करवाना कैसा होता, अनिवार्य। कोई भी अगर पार्टी बनेगी उसका निर्वाचन आयोग में पंजीयन या रजिस्ट्रेशन कराना होता आवश्यक, जरूरी होता है। लोकतंत्र में सभी नागरिक को एक ही वोट देने का अधिकार, लोकतंत्र में याद रखना। भारत के और जर्मनी एक देश है जिसमें लोकतंत्र का मजबूत है। फिर उसके बाद आधुनिक लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। उसके बाद आज विश्व में लगभग 200 से लोकतंत्र पर आधारित व्यवस्था है। जनता के द्वारा जनता के लिए शासन अब्राहम लिंकन की क्या है, ये परिभाषा है, ये पढ़ लेना। लोकतांत्रिक व्यवस्था को राजनीतिक समानता पर निर्भर करता है, फिर ये पढ़ लेना, आप दिक्कत नहीं आएगी। फिर तानाशाही, ये पढ़ लीजिएगा क्या होता है भैया। फिर आता है आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित है। लोकतंत्र की जरूरी शर्त महिलाओं के साथ गरिमा और समानता व्यवहार करती है। लोकतंत्र में जनता के सर्वोपरि माना जाता है। फिर आज के बाद आता है भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। लोकतांत्रिक सरकार को देशों द्वारा चुना गया था, इसलिए ऐसी सरकार वैध सरकार होती है। साम्यवादी शासन व्यवस्था चीन, ये वाला पढ़ना, चीन में लागू हुई थी। उसके बाद अगर बात करते हैं अपन सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी में, विभिन्न देशों के विकास की तुलना के लिए प्रति व्यक्ति आय जरूर आएगा। औसत साक्षरता क्या होती है, ये जरूर पढ़ लेना। उसके बाद भारत मध्य आय वर्ग के देशों की श्रेणी में आता है। शिशु मृत्यु दर क्या होती है। फिर आता है साक्षरता दर, 7 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर जनसंख्या अनुपात साक्षर दर कहलाता है। भारत का सर्वाधिक साक्षर देश केरल होता है, ये पढ़ लेना, केरल याद रखना। मानव विकास सूचकांक HDI क्या होता है, मानव विकास सूचकांक, ये पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्या, भूमिगत जल नवीनीकरण संसाधन है। कच्चा तेल गैर नवीनीकरण संसाधन, गैर नवीनीकरण संसाधन का प्रयोग समाप्त होता है। प्राकृतिक संसाधन का धारणीय विकास होता है। फिर उसके बाद UNDP क्या होता है, पढ़ना भैया UNDP। उसके बाद प्राथमिक द्वितीयक 100% क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद देश में एक वर्ष विशेष उत्पादित सभी वस्तुओं सेवाओं को मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू कहलाते हैं। सकल घरेलू उत्पाद संचित में GDP कहलाता है। कार्य करने इच्छुक व्यक्तियों को प्रचलित मजदूरी में कार्य करना बेरोजगारी कहलाता है।
आप भी बोलोगे भैया इतनी स्पीड में इतना मस्त तरीके से सब चीज़ समझ गया और याद भी हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित। छिपी बेरोजगारी क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी को भी कहा जाता है। शिक्षित बेरोजगारी क्या? शहरों में अधिकांश देखी जाती है शिक्षित बेरोजगारी। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में लागू किया था। नियोजन के आधार पर क्षेत्रों का विभाजन संगठित होता है और असंगठित होता है, ये पढ़ना है। सरकार द्वारा पंजीकृत तो सरकार से बाहर होता है, नियंत्रण नहीं होता इसमें सरकार का। संगठित क्षेत्र के लाभ, संवेतन अवकाश, सेवा अनुदान, चिकित्सा लाभ, पेंशन। नियोजन के आधार पर विभाजन होता है, इसमें आपका आएगा संगठित सरकार द्वारा, असंगठित सरकार द्वारा। फिर देखो ये आता है तुम्हारा प्रमुख, ये इसमें से पक्का पूछे, रेलवे आएगा सार्वजनिक क्षेत्र में, डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र में, टिस्को TIS को निजी क्षेत्र में, रिलायंस निजी क्षेत्र में। अब आता है मुद्रा वाले बात करते हैं। तो मुद्रा में आपको क्या करना है? मुद्रा विनिमय के माध्यम। इसके बाद आता है मुद्रा क्या होती है, वस्तु विनिमय क्या होता है ये पढ़ लेना। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, करेंसी क्या होती है, केंद्रीय बैंक क्या होती है, फिर जमा मांग क्या होता है, फिर उसका विमुद्रीकरण। चलन मुद्रा के सरकार द्वारा अमान्य घोषित करने वाली प्रक्रिया विमुद्रीकरण कहलाती है। भारत में 2016 में 500 और 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण मतलब बंद कर दिया गया था। इनको चेक द्वारा प्रयोग स्थापित भुगतान होता है। एक आता है ऋण। ऋण दो प्रकार का होता है, औपचारिक अनौपचारिक। ये पढ़ना। औपचारिक ऋण में बैंक सरकारी समिति आती है। अनौपचारिक ऋण में क्या, साहूकार महान व्यापारी का आता है। व्यापारिक आता है। औपचारिक क्षेत्र में ऋणदाता की प्रकृति में निर्णय करने के लिए रिजर्व बैंक याद रखना, रिजर्व बैंक। उसके बाद आता है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में स्व सहायता समूह ऋण स्रोत होते हैं। स्व सहायता समूह में 50 ये, फिर स्व सहायता समूह की छोटी बचतों पर होता है। स्व सहायता समूह जो रहेगा ऋण की सुविधा प्राप्त करता है। अनौपचारिक ऋण में ब्याज दर क्या उच्च होती है। फिर ये भी नहीं, यहाँ से आइए वैश्वीकरण वाले से आते हैं। अब वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध तीव्र एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण क्या है? हम सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक होता है। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वैश्वीकरण 100% आएगा, जिसका एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी को MNC बोलते हैं शॉर्ट में। बहुराष्ट्रीय कंपनी आपको उत्पादन में लागत कम करता है, अधिक उत्पादन में लागत कम लग रहती है, इसमें अधिक लाभ कमाना रहता है, इसका मेन उद्देश्य। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा स्थायी परिसंपत्ति पर क्या निवेश किसे कहते हैं? भूमि। ये वाला एक सूचना प्रौद्योगिकी क्या होता है कि ये पक्का आएगा, WT वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। उसका विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता लगभग 160 थी। ये इसका व्यापार अवरोधक कहलाता है। उदारीकरण वाला पढ़ना है। भारत की नई आर्थिक नीति 1991 में लागू की थी, ये आपको पढ़ना है भैया। उसके बाद आपको ये फैक्ट और रहेगा, भारत की नई आर्थिक नीति 1991 में हुआ था। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण पढ़ लेना। फिर उसके बाद भारत की कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनी, आपको ये माइंड में रखना पक्का, 100% क्वेश्चन आपको आएगा बहुराष्ट्रीय कंपनी से। वैश्वीकरण के सकारात्मक परिणाम, रोजगार में वृद्धि, उपभोक्ता में ये हो जाएगा। वैश्वीकरण के सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, नकारात्मक मतलब नेगेटिव। तो इतने आपको फैक्ट आपको अच्छे से कर लेना। मैं बता दे रहा हूँ, ये आपके ऑब्जेक्टिव वगैरह इससे बाहर आपके नहीं जाएंगे, कवर हो जाएंगे, पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे। देखो आप क्या हो जाएगा, पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर कवर होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड, मैच द कॉलम, A to Z आपके कवर हो जाएंगे। तो आज की क्लास आपको लास्ट तक देखना है ना। मेंशन भी करा है कुछ कुछ चीज़ों को हिंदी में, ताकि उससे भी आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले जो चैप्टर अपन फर्स्ट की बात करते हैं, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो इसमें देखो क्या फैक्ट आपको माइंड में याद रखना है, क्या है इसमें कि एवरीथिंग विच सेटिस्फाई अवर नीड इज कॉल्ड अ रिसोर्स। तो क्या होता है इसमें, ये बोला जो भी वस्तु वगैरह होती है उनकी आवश्यकता की हम पूर्ति करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? संसाधन कहते हैं। हमारी जो आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उनको अपन संसाधन कहते हैं। फिर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्स, 2 प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल और एक ह्यूमन्स होता है। फिर ऑन द बेसिक ऑफ, इसमें एक रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ये अच्छे से पढ़ के जाइए कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है। उसके बाद आपका आता है बेस्ड ऑन द ऑर्गन रिसोर्स ऑफ द बायोटिक और अबायोटिक, अच्छे से पढ़ना है। अब एक फैक्ट आपको यहां से पढ़ के जाइएगा, ये लिखा है इन 1992 द अर्थ समिट वाज हेल्ड ऑन रियो डी जेनरी। एक इसमें आपसे पूछ सकता है कि जो रियो डी जेनरो जो है, ये इसमें आपको इसमें ईयर पूछ सकता है, तो कब आएगा? 1992 में, याद रखना। फिर उसके बाद आता है लोकेटेड इन रियो डी जेनरी, ब्राजील, साउथ अमेरिका, इसमें याद रखना है। फिर उसके बाद द बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल वाज रिटन बाय द, इसमें आपका 1974 याद रखना है। फिर उसमें आपको क्या रखना है? इंडिया इन अ प्लान, तो इसमें याद रखना है इंडिया इस प्लान में आता 43% इसमें याद रखना है।
उसके बाद आपका ये माउंटेन में याद रखना 30% होता है, जो कि आपका इंडियन प्लान भू क्षेत्र मैदानी होता है। माउंटेन क्या होता है, पर्वतीय होता है। प्लेट्यू मतलब पठारी मतलब 27% होता है। उसके बाद आता है तुम्हारा अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 30% जो जंगल वाला एरिया जो होता है इसमें आपका, इसमें 33% जो है इसमें क्या करा है इन्हें, जंगल वाला एरिया इसमें अलग से दिया परसेंट, इसमें आपको याद रखना है। इसके बाद आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि नॉर्थर्न प्लांट्स ऑफ द इंडियन मेड ऑफ द एवुलेंस सॉइल, ये आपको याद रखना है। फिर ब्लैक सॉइल के बारे में अच्छे से पढ़ना, कॉटन सॉइल क्या होता है। फिर द वर्ड लिटरल इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लेटर, तो ग्रीक वर्ड से लिया गया ये याद रखना। फिर लिटरल सॉइल इज द मोर द स्टेबल ऑफ द कैस्को, मतलब काजू की इसमें फसल की जाती है, इसमें लिटरल सॉइल में ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपको ये पढ़ के जाइएगा कि मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है, सॉइल इरोजन क्या होता है। फिर उसके बाद एक सीट इरोजन मतलब चादर अपरदन क्या होता है ये पढ़ना है। उसके बाद आपको ये जरूर पढ़ के जाइएगा कि जो ब्लैक सॉइल होता है कहाँ कहाँ, महाराष्ट्र, मालवा, एमपी, छत्तीसगढ़ इनमें पाई जाता है। फिर उसके बाद 80% जो रहेगा इंडिया स्टेट द पंजाब और हरियाणा, जिसमें 80% जो होता है एग्रीकल्चर इसमें का उपयोग किया था, 80% कृषि भूमि है, याद रखना। फिर आपके बाद आता है सेकंड चैप्टर आता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। इसमें आपको क्या रखना, फॉरेस्ट इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब उत्पाद होता है, प्राथमिक क्षेत्र होता है। उसके बाद आपको ये फैक्ट माइंड में बैठा कर 1917 में क्या हुआ था, 1973 में क्या हुआ था। फिर उसके बाद जो आरक्षित और वन रक्षित मतलब हाफ ईयर द एसेसरी रिवर्स फॉरेस्ट क्या होता है। फिर इसमें आता है सारिक्षा टाइगर रिजर्व ऑफ द लोकेट द राजस्थान, ये आपको पढ़ना है। फिर इसको चिपको मूवमेंट इज द रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, वनों को संरक्षण किया जाता है, ये पढ़ना है। फिर उसके बाद द एरिया ऑफ परमानेंट फॉरेस्ट इंडिया हाईएस्ट इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक इसमें परमानेंट वाला जंगल वाला एरिया इसमें होता है। फिर उसके बाद थर्ड चैप्टर में देखिए सब फैक्ट आपके जरूर पूछेगा। फिर आता है 1/3 जो होता है वो हमारा जो पृथ्वी 1/3 मतलब 3/4 याद रख, 3/4 का मतलब होता है 3/4 जो है कि आपका सरफेस इज कवर्ड बाय द वाटर, मतलब चारों तरफ से क्या पानी से घिरा हुआ था। फिर उसके बाद याद रखना वाटर इज द रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल का मतलब होता है नवीनीकरण, पानी जो होता है रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। उसके बाद एक याद रखना फुल फॉर्म द JJM, ये पढ़ के जाइएगा फुल फॉर्म क्या होता है, जल जीवन मिशन के बारे में पढ़ना। फिर उसके बाद आपका आता है यहाँ से आर्टिफिशियल लेक, कृत्रिम झील का क्या होता है, जो कृत्रिम झील क्या होता है 11th सेंचुरी भोपाल लेक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक्स, इसमें कृत्रिम बोला जाता है। फिर हीराकुंड धाम इज लोकेटेड द स्टेट ऑफ द उड़ीसा, ये पढ़ना है। इसके बाद आता तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू कोल्ड डैम टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। फिर आता है सरदार सरोवर डैम इज बिल्ड ऑन द नर्मदा रिवर, ये दो फैक्ट अच्छे से पढ़ना है, मतलब मेन जो फैक्ट हैं वो मैंने आपको अंडरलाइन रेड पेन से करके रखा हूँ। फिर इसमें आपको यहाँ से पढ़ना है बेटा, टैंका इज द कलेक्शन ऑफ द रेन वाटर राजस्थान बाय द मेकिंग टैंक्स हो जाएगा। पालर वाटर क्या होता है। फिर आता है चंद्रगुप्त मौर्य कंसिडर इरीगेशन थ्रू द डैम लेक्स एंड द इरीगेशन सिस्टम होता है, ये पढ़ना है। फिर उसके बाद ये आता है दामोदर रिवर ऑफ सोरो ऑफ इंडिया, शोक की नदी खेलते बोलते हैं इसको दामोदर नदी को, ये पढ़ना है। फिर देखिए अगर अगला चैप्टर आता है एग्रीकल्चर से, क्या एग्रीकल्चर से पक्का आपसे पूछेगा, एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी मतलब प्राथमिक क्रियाकलाप होती है एग्रीकल्चर। उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोवाइड रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है, कच्चा माल प्रोवाइड करता है। 10 सीयर बर्निंग सिस्टम इज नाउन ऑफ द वेरियस कार्टन दहन होता है। उसका टी कॉफी रबर सर ये आर द इम्पोर्टेंट शुगर्स कैन द आर इम्पोर्टेंट प्लांटेन क्रॉप, मतलब इसको रोपण फसल कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। बीट वर्ले पी ग्राम मस्टर्ड आर द मेन रबी क्रॉप, रबी की फसल कहते हैं। खरीफ क्रॉप आर सो इन द जून और जुलाई होता है। इसके बाद आता है तुम्हारा खरीफ क्रॉप आर द हार्वेस्ट सितंबर एंड अक्टूबर की याद रखना। रबी क्रॉप रिक्वायर्ड द 50 से 75 एनुअल रेन में वार्षिक वर्षा होती है इसमें। फिर इसका क्रॉस ग्रेन कंटेंट हाई अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व इसमें पाया जाता है। पल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ द लेगन मिनट्स क्रॉप फलीदार फसल जिसको बोला जाता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एट द कंज्यूमर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द उत्पादन के लिए करता है। पल्स इसका मतलब क्या होता है, दाल प्रोवाइड द मोस्ट प्रोटीन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। फिर प्लांटेशन क्रॉप रोपण क्या होता है ये जरूर आपसे पूछेगा। अरेबिक किस्म की क्या था, अरेबिक वेराइटी ऑफ द कॉफीज प्रोड्यूस इन अवर कंट्री सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कॉफ़ी वाज द इनिशियली बोट टू द इंडिया ऑफ द यमन में इसमें क्या आता है। फिर नीलगिरी वाले का आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर आता है रेयरिंग ऑफ द स्किल वार्म इज कॉल्ड द सेग्रीकल्चर, रेशम उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है।
फिर उसके बाद अगला आता है तुम्हारा कि लैंड रिफॉर्म वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य उद्देश्य लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद आता है वुडन मूवमेंट्स वाज द स्टार्टेड बाय द विनोबा भावे। फिर आता द वुडन ग्रामन मूवमेंट्स स्टार्टेड बाय द विनोबा भावे वाज द कॉल्ड द, इसको बोला था वुडन ब्लश रिसोल्व, मतलब रक्तहीन क्रांति जिसको बोला जाता है। फिर महात्मा गांधी एट द डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज अ स्पिरिचुअल सक्सेसर, ये आपको पढ़ना। उसके बाद आता है 6 चैप्टर में आता है। 6 चैप्टर में आपको देखिए क्या पढ़ना है इसमें इम्पोर्टेंट, तो जो आपका 6 चैप्टर की अगर मैं बात करूं, 6 चैप्टर में आता है कवरेटिंग रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल इनटू वैल्यूएबल प्रोड्यूस इज कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग, का मतलब क्या होता है विनिर्माण, मतलब उसका दोबारा से उपयोग करना, कच्चे माल को दोबारा से उपयोग करना विनिर्माण कहलाता है। इंडिया रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड द शुगर इंडस्ट्री, चीनी उद्योग में दूसरे नंबर पे। कॉटन, टेक्सटाइल, जूट, सिल्क, शुगर, टी, कॉफी, इट इज द एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, कृषि आधारित है। उसके बाद आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस हुआ था, ये खनिज के लिए हो जाता है। फिर इसमें आपको क्या याद रखना है, BHE भेल क्या होता है, SAIL इसको क्या बोला जाता है। फिर इंडिया द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल वाज द सेट ऑफ द मुंबई, प्रथम सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है इंडिया द फर्स्ट जूट इंडस्ट्री वाज एस्टेब्लिश बाय द रिस्क नियर कोलकाता, पटसन उद्योग इसको बोला जाता है हिंदी में। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं आपका ये छोटा नागपुर का पठार वाला पॉइंट पढ़ना है। उसके बाद ये वाला पढ़ना है कि द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया द थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ द नेशन, रासायनिक उद्योग में तीसरे नंबर पे, इसको थर्ड याद रखना है। इंडिया रैंक 12th इन द वर्ल्ड ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री में DAP इज द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, उर्वरक जिसको बोला जाता है। उसके बाद आता तुम्हारा द केमिकल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूटेड 3% टू द GDP का फुल फॉर्म होता है क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको बोला जाता है। फिर उसके बाद यहाँ से पढ़ना है आपको बेंगलुरु, क्या पढ़ो, बेंगलुरु इज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ द इंडिया, ये पढ़ना पक्का, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। वाटर पॉल्यूशन स्प्रेड द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, कार्बनिक और अकार्बनिक जिसको बोला जाता है। फिर उसके बाद अनवांटेड गैसेस सच है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कॉज इन द एयर पोल्यूशन, जिसमें वायु प्रदूषण होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पीपल हु डिलीवर द प्रोड्यूस टू कंज्यूमर थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन इज द कॉल्ड द ट्रेडर, ट्रेडर मतलब व्यापार क्या होता है। उसके बाद इंडिया इज द कंट्री विद द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश हमारा इंडिया होता है, इंडिया को बोला जाता है। फिर उसके बाद आपको ये फैक्ट पढ़ना है कि द फुल फॉर्म ऑफ NAAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ द इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग बोला जाता है। नेशनल हाईवे कनेक्टेड रिमोट पार्ट ऑफ द कंट्री, फुल फॉर्म ऑफ द CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। उसके बाद फिर आता था हिस्ट्रिकल शेर शाह सुई मार्ग कनेक्टेड दिल्ली एंड अमृतसर, इसको कनेक्ट करता है। उसके बाद आता है द फुल फॉर्म ऑफ PWD इज अ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, द वर्क ऑफ कनेक्टिंग एवरी विलेज ऑफ द इंडिया मेजर सिटीज थ्रू द रोड डन अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो जाएगा। फिर उसके बाद द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईएस्ट सुरंग, टनल मतलब होता है सुरंग, इज लोकेट इन इंडिया, लेंथ ऑफ द 9.02 किलोमीटर हो जाएगा। द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अटल टनल जिसको बोला जाता है, ये पूछेगा आपसे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ द फर्स्ट ट्रेन ऑफ द इंडिया वाज रन बिटवीन मुंबई एंड थाने, इस यहाँ से स्टार्ट करा था। देयर आर द 3 मेजर नेटवर्क द पाइपलाइन ट्रांसफर अपन इंडिया, ये पढ़ना है। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा अगला, जो भी सारे रेड पेन वाले सब इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट मेजर पार्ट ऑफ पोर्ट ऑफ इंडिया इज न कैंडेला, पहला पतन कंडेला था। फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हैज़ बीन द डेवलपमेंट और रिड्यूस द ट्रैफिक कंजेक्शन एट मुंबई पोर्ट, पतन होता है। 50% ऑफ द इंडियाज टोटल आयरन आर और एक्सपर्ट आर द कैरिड आउट द थ्रू द मरमेगन पोर्ट्स हो जाएगा। इसके बाद आता है तुम्हारा चेन्नई इज द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, पतन जिसको बोला जाता है। फिर एयर ट्रांसपोर्ट वाज द नेशनलाइज इन 1953, वायु परिवर्तन का राष्ट्रीयकरण जिसको बोला जाता है। फिर टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, ETC आर द मेन ऑफ द द कम्युनिकेशन इन अवर कंट्री, संचार साधन जिसको बोला जाता है। फिर आता है न्यूज़पेपर आर द पब्लिश इन द अबाउट 100 लैंग्वेज इंडिया, 100 लैंग्वेज में अपना न्यूज़पेपर होता है। ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज इज कॉल्ड द इंटरनेशनल ट्रेड, बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। द प्रोग्रेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज कॉल्ड द इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ नेशनल बैरोमीटर जिसको बोला जाता है। फिर गंगा वाटर हाईवे बिटवीन हल्दिया एंड इलाहाबाद इन द 1620 किलोमीटर लॉन्ग हो जाएगा। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द फिल्म सर्टिफिकेशन हैज़ द ऑथोराइज्ड टू द सर्टिफाइड ऑल इंडिया एंड द फॉरेन फिल्म, मतलब केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जिसको बोला जाता है।
फिर यहाँ से अगला चैप्टर स्टार्ट होता है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें आपको क्या याद करना पड़ेगा, इसको बोला तो ऑटोक्रेसी मतलब होता है निरंकुशवाद। ये अच्छे से पढ़ना, पक्का पूछेगा आपसे। अगर जैसे मान लो इंग्लिश में कुछ कन्वर्ट मिस्टेक होती है आप तो हिंदी में उसको सर्च करके कर सकते हो। फ्रेडरिक सैरिस वाज द फ्रेंच आर्टिकल हु क्रिएट द सीरीज ऑफ द 4 पेंटिंग इन 1848। 4 पेंटिंग की सीरीज इनने बनाई थी। फिर इन द सरयू imaginary world European the people of the world are divided into group different nation which the identify by the cloth and national consumer। ठीक है, उसके बाद ये पढ़ना है कि व्हाट इज नेशन, राष्ट्र क्या होता है। उसके बाद नेशनलिज्म बिगन ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789। फिर होता है जैकोबिन क्लब क्या होता है, ये पढ़ के जाइएगा। फिर उसके बाद अगर आता है तुम्हारा जैकोबिन, इसमें ये जरूर पढ़ना है कि नेपोलियन सिविल कोड, ये पक्का 100% एक बार इसको रीड करना अच्छे से, जरूर आपसे पूछेगा। उसके बाद नेपोलियन के बाद आता है आपका यहाँ से इम्पोर्टेंट है ये आता है रीनेलैंड पोस्टमैन डिपोर्टिंग नेपोलियन रिट्राइटिंग द फ्रेंच आफ्टर द डिफेंड एट द बैटल ऑफ द लेट सेक इन 1813, ये हो जाएगा। फिर यहाँ से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है द नोबिलिटी इन ग्लेकिया स्पोक पोलिश, मतलब पोलिश भाषा बोलते थे इसमें। इसके बाद आता है पीपल ऑफ द अपर क्लास यूज द फ्रेंच लैंग्वेज इज ऑफ पॉलिटिकली एक्टिविटी, मतलब हाई क्लास के लोग में किस तरह की भाषा इसमें बोली जाती, तो ये आपको इसमें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर बात करता हूँ कि इसमें आपको नेपोलियन से रिलेटेड कुछ ईयर वगैरह आप इसमें पढ़ लेना, ये जरूर आपसे पूछेगा। उसके बाद आता है ये आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इन द इंग्लैंड इन देयर द लेटर ऑफ द हाफ 18th सेंचुरी। फिर द वर्ल्ड लिबराइज्म इज बेस्ड ऑन द लैटिन रूट्स ऑफ द लिबर मीनिंग द फ्री, फ्री का मतलब क्या होता है आज़ाद। फिर आता है ड्यूरिंग द जैकोबिन रूल ऑल अबाउट द मेल हैंड द राइट ऑफ द बोट। उसके बाद यहाँ से ये पढ़िएगा आफ्टर मतलब बाद में नेपोलियन डिफेक्ट द ट्रेडी ऑफ द बेनिस है ना वियना वाज साइंड 1859 होस्टेड बाय द ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मार्टिनिच। उसके बाद अगर बात करता हूँ वियना संधि की शर्तें, वियना पीस ट्रेडी टर्म, ये आपको पढ़ना है, इसमें टर्म्स आप पढ़ लेना। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ द फर्स्ट रेबेलियन टुक प्लेस इन द फ्रेंच इन जुलाई 1830, प्रथम विद्रोह इसमें किया था। द ट्रेडी ऑफ कंस्टेंटिनोपल वाज साइंड द 1932, इसको बोला जाता है, ये इसकी मीनिंग होती है हिंदी में, ये बोलता कुतुनिया की संधि। फिर उसके बाद आता है फेमिनिज्म क्या होता है, ये नारीवाद क्या होता है, ये पढ़ के जाइएगा। ठीक है, सब हिंदी में इसलिए मेंशन करिए, आपको किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं होना चाहिए भैया। फिर आता है बिस्मार्क वाज द फादर ऑफ द यूनिफेशियल ऑफ जर्मनी वाज द हेल्प ऑफ द पूसी आर्मी द एंड द वर्कनेस पूसिंग वाज एट द थ्री विथ, ये पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पे पढ़ना है इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी इटली वाज द डिवाइडेड इन 7 स्टेट, 7 देशों में इसको बांट दिया गया था। उसके बाद आता उन 1861 द इमैलियन वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ द यूनाइटेड इटली, इमैनुअल इटली का राजा घोषित करा था, इसको इटली का क्या करता राजा घोषित कर दिया था। इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट, ये बता चुका था। फिर गैप से मार्जिन ये वाला पढ़ लेना। फिर उसके बाद आता आपका लाल कुर्ती दाल, ये वाला पढ़ना है। फिर यहाँ से आता है द बल्क ऑफ द वेलकम रीजन वाज द अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओटोमन यूरोप, मतलब क्या होता है ओटोमन साम्राज्य जिसको बोला जाता है। एक इस फैक्ट का जरूर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ये जरूर आपसे एग्जाम में पूछेगा। चलो अब यहाँ से याद रखना, ये मैं पढ़ दे रहा हूँ क्या लिखा, महात्मा गांधी रिटर्न टू द इंडिया जनवरी 1950 बिफोर हैज वाज द साउथ अफ्रीका। इसमें सबसे पहले दक्षिण अफ्रीकी में थे जब महात्मा गांधी गए थे। फिर सत्याग्रह मीन द इंस्टेंट ऑफ द ऑकरिंग द ट्रू, मतलब सत्य को स्वीकार करना। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सत्य को स्वीकार करना। फिर इसमें एक चंपारण वाला जरूर पढ़ लेना, चंपारण में क्या होता है, बिहार में 1917 में आपको ये पढ़ लेना। फिर उसके बाद 1917 में क्या हुआ था, 1918 में क्या होता है, 1918 में क्या हुआ था ये पढ़ना है। उसके बाद 1917 में आपका चंपारण हुआ था, 1980 में आपका खेड़ा हुआ था, कहाँ पे, गुजरात में। उसका 1980 में आपका अहमदाबाद का हुआ था, गुजरात में, ये पढ़ना है। फिर रॉलेट एक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, जलियांवाला बाग के बारे में पढ़ना है, खिलाफत मूवमेंट के बारे में पढ़ना है, महात्मा गांधी वॉट द बुक द हिंद स्वराज के बारे में अच्छे से रीड करना है। फिर आता है स्टैंडर्ड बाय द चोरी चोरा इंसिडेंट 1992, ये अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद गेटिंग एनी वर्क डन विदाउट एंटी रिमेनेशन वैज इज कॉल्ड द फोर्सेड लेबर, मतलब बेघर जिसको बोला जाता है।
इसके बाद आपको पढ़ना है साइमन कमीशन वाज द सेट ऑफ द ब्रिटेन 1927। साइमन कमीशन पढ़ना है। साइमन कमीशन कब आया था? 1928। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव मैटर। सॉल्ट ऑफ द डांडी मार्च वाज द स्टार्टेड 12 मार्च 1930। फिर उसके बाद महात्मा गांधी वाज स्टार्टेड सॉल्ट मार्च अलॉन्ग विद द 17 मेंबर्स। उसके हुआ था गांधी जी रीचेड डांडी द गुजरात एट 6 अप्रैल 1930। ये आएगा नमक कानून बनाया था, फिर उसके बाद तोड़ा था इनको। फिर उसके बाद आता द ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑकर द 1929 विच आल्सो अफेक्टेड इंडिया। फिर एक वायसराय इरविन, ये इसमें 11 क्या क्या इन्होंने डिमांड रखी थी। फिर 1928 में क्या हुआ था ये पढ़ना अच्छे से। फिर उसके बाद आता तुम्हारा भगत सिंह गेव द स्लोगन ऑफ द इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद ये नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने, ये पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऑर्गेनाइज द दलित्स इनटू द डिप्रेस क्लासेस द एसोसिएशन 1930। ये बनाया था कब? फिर 1987 में क्या हुआ था ये पढ़ना है। फिर इसके बाद आता है इंस्पायर्ड बाय द स्वदेश मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर आता है क्विट इंडिया मूवमेंट, इसकी आपको ईयर 1942 में पढ़ना है। क्विट इंडिया मतलब भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें कि एक स्लोगन दिया गया था डू और डाई। डू और डाई मतलब करो या मरो। उसके बाद यहाँ से देखिए अब मेन फैक्ट स्टार्ट होते हैं। 1980 में क्या हुआ था? 1885 में। इसमें 1980 की बात करूँ, इंडिया फर्स्ट वार इंडिपेंडेंट मतलब हुआ था। फिर प्रथम विश्व युद्ध वाला ये कांग्रेस बाय द लॉन्चेड इन द मुंबई, ये कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी, ये पढ़ना है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आपका यहाँ से ईयर देखिएगा, 1907 में क्या हुआ था? कांग्रेस बाय द डिवाइडेड इनटू मॉडरेट एंड एक्सट्रीम ग्रुप। सूरत सेक्शन में हो जाए, सूरत अधिवेशन जिसको बुलाया था। 1914 बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। फिर 1990 में तो सबको पता होना चाहिए रोलेक्ट एक्ट के बारे में बताया था। 13 अप्रैल 1990 में जलियांवाला बाग का मूवमेंट हुआ था। 1990 बिगिनिंग द खिलाफत मूवमेंट। 1920 में क्या हुआ था? नॉन कॉर्पोरेशन हुआ था। फिर उसके बाद करता फरवरी में क्या हुआ था? चोरी चोरा वाला कांड, ये वाला पढ़ना है। 1927 में आपको पढ़ना है क्या हुआ था? साइमन कमीशन। 1928 में साइमन कमीशन, इसमें यहाँ से स्टार्ट करा था, इसको ग्रुप में बनाया था, याद रखना। 6 अप्रैल 1930 में क्या हुआ था? इसमें सिविल डिसोल्वमेंट हुआ था, सभी ने अवज्ञा जिसको बोला जाता है। फिर 1930 में आपका दलित वर्ग एसोसिएशन है ना, ये आपको पढ़ना है। फिर आता है 1932 में आपका पूना एक्ट हुआ था। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। उसके बाद आता है द मेकिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन इज द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द पीपल गुड आर जॉब मूव बिटवीन द कंट्रीज। फिर उसके बाद ये पढ़ना ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इसको अच्छे से रीड करना। उसके बाद सीधे ये 2 पॉइंट पढ़ना आपको। इवन लॉन्ग आफ्टर द 18th सेंचुरी, 18 सेंचुरी में क्या होता है? चाइना इंडिया वेयर द स्टिल ओकर अमंग द एंशिएंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दैट टिल द 19th सेंचुरी पोवर्टी एंड हैंगर प्रिवेंस इन द यूरोप, मतलब गरीबी और भुखमरी सबसे ज़्यादा हुई थी। इसके बाद अगर बात करते हैं अपना, जब 18th सेंचुरी जब हुई थी, इसमें ब्रिटेन इन द मतलब 18 जब 18वीं सदी की अगर मैं बात करूं तो आखिरी दशक के लिए ब्रिटेन को कॉर्न लॉ था, याद रखना। कॉर्न लॉ क्या था? एक तो ये पढ़ के जाना भैया, कॉर्न लॉ ये पढ़ना। फिर कॉर्न लॉ में इसमें 2 कंडीशन याद रखना। कॉर्न लॉ टाइम, कॉर्न लॉ जो था उस टाइम पे क्या हुआ था? कॉर्न लॉ रिमूवल के टाइम पे क्या होता? कॉर्न लॉ के समय क्या हुआ था? कॉर्न लॉ के हटने के बाद क्या हुआ था? तो ये पॉइंट मैंने हिंदी में लिख दिया। कॉर्न लॉ के टाइम में क्या होता है? भोजन की कमी हुई थी, जनसंख्या में बढ़ी थी, भोजन के दाम बढ़े थे, व्यापार में वृद्धि हुई थी, विकास का तेज होना, भोजन का अधिक भंडार होना, ये सब हुआ था उस टाइम पे। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा रिंडरपेट वाज द कैटल डिजर्ट दैट द स्प्रेड लाइक द प्लग से। रिंडर पेस्ट प्लेग मवेशियों की बीमारी, एक बीमारी का नाम याद रखना। मवेशियों की बीमारी को रिंडर पेस्ट प्लग बोला जाता है। फिर उसके बाद आता है बाउंडेड लेबर, मतलब बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं। उसके बाद ब्रेटन वुड्स, ये पढ़ के जाइएगा ब्रेटन वुड्स क्या था। ब्रेटन वुड्स की कंडीशन आपको अच्छे से पढ़ना, एग्जाम में आपसे जरूर पूछेगा। अब बात करते हैं इसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू द रिजेक्ट लॉ द प्रोपोजल मेड बाय द बॉडी इज द वीटो। वीटो क्या होता है ये पढ़ना। उसके बाद आता है तुम्हारा सीधा एक्सचेंज रेट, विनिमय दर क्या होता है, ये तो सबने पढ़ा होगा। बंगाल, इसमें याद रखना जूट वाज द प्रोड्यूस बाय द बंगाल, सबसे ज़्यादा जूट की खेती जूट कहाँ होता है? तुम्हारा बंगाल में होता है। फिर उसके बाद एट द टाइम ऑफ द इकोनॉमी रिसेशन इन इंडिया महात्मा गांधी स्टार्ट इन द सिविल डिसोल्वमेंट मूवमेंट। महात्मा गांधी ने सिविल डिसोल्वमेंट मूवमेंट को स्टार्ट करा था। फिर आता है तुम्हारा IMF का पूरा नाम क्या था और कब इसको दिया गया था? मल्टीनेशनल। फिर उसके बाद आता तुम्हारा MNC मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, कब बनी थी? 1920 में स्टार्ट करी थी। फिर इसके बाद आता तुम्हारा एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर 4 में अ बुक ऑफ म्यूजिक वाज द पब्लिश द E.T. पाल
म्यूजिक कंपनी। फिर उसके बाद ईपी पाल वॉज द अमेरिकन म्यूजिशियन था। उसके बाद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोड्यूस बाय द कॉल्ड द गिल्ड्स था। उसके बाद पर्सन हु स्प्लिट वूल द अकॉर्डिंग टू द फाइबर इज कॉल्ड द स्पेड पर, इसमें फिनिशिंग सेंटर जिसको बोला जाता है। उसके बाद यहाँ से जो फैक्ट है ये अच्छे से पढ़ लेना है, जो कि मैंने आपको हिंदी में भी लिख दिए। पहला, अहमदाबाद इज द मर्चेंट्स बाय इंडिया, भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। फिर उसके बाद एक गुमास्ता जरूर पढ़ना, आएगा ही आएगा। इसमें आएगा भारत में सबसे पहली कपड़ा मिल मुंबई में लगाई गई थी। फिर इसके बाद आता पहली कताई और मिल मद्रास में खुली थी, जमशेद जीजाबाई, ये पढ़ना, जमशेद जीजाबाई वाला पढ़ के जाइएगा। फिर आता देश के पहले जूट मिल कहाँ होता है, हुकुम सेठ चंद, ये वाला पढ़ लेना, क्योंकि हिंदी में इसलिए लिख दिया ताकि इंग्लिश में आपको स्पेलिंग में गड़बड़ तो आप हिंदी से कन्वर्ट कर सकते हो। कोलकाता में 19। इसके बाद आता तुम्हारा इफ डिफरेंट एरिया, सरदार आर मिनिस्ट्री ईटीसी वेयर आल्सो जावर। उसके बाद आता है फ्लाई शटल, जरूर पढ़ के जाइएगा फ्लाई शटल क्या है। फिर उसका लेबल क्या होता है, लेबल क्या होता है, द क्वालिटी ऑफ सिंबल, मतलब लेबल क्या करता है, क्वालिटी को बताता है, याद रखना लेबल का काम होता है क्वालिटी ऑफ सिंबल। इंडिया द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बाय द स्लो, मतलब सबसे धीमा है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इसमें सबसे धीमा चला था। फिर उसके बाद आता था प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड में, इसमें क्या था, द अर्लीस्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन चाइना जापान एंड कोरा। फिर उसके बाद आता है ट्रेड इन चाइनीज बुक्स अवेयर द मेड ऑफ द एकाडिएशन स्टाइल में इसमें बताया गया था। फिर उसके बाद लार्जेस्ट प्रोड्यूस द प्रिंटेड मटेरियल वाज द चाइनीज मोरेलिटी, चीनी राजतंत्र था। उसके बाद चाइनीज बुद्धिस्ट प्रोड्यूस द प्रिंटिंग बाय द टेक्निक, चीनी बौद्ध छपाई की तकनीक लेकर जापान गए थे। द ओल्डेस्ट बुक इज जापान इज द डायमंड सूत्र इसमें आ जाएगा। फिर उसके बाद द राइटिंग सरफेस मेड ऑफ द परमेंट ऑफ द एनिमल लेचर ऑफ द, इसमें बेलम, बेलम क्या होता है पढ़ के जाइए। फिर एक गुटेनबर्ग क्या होता है, फिर कितने आपको ये पढ़ना है, ये गुटेनबर्ग 14। फिर इसमें बाइबल के बारे में पढ़ना, द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय द गुटेनबर्ग वाज बाइबल, बाइबल सबसे पहली बुक प्रिंट करी थी गुटेनबर्ग में। उसके बाद गुटेनबर्ग प्रिंटेड 180 कॉपी ऑफ द बाइबल, कितने 120 करा था, 26 लीटर का यूज होता है, मोबाइल टाइप प्रिंटिंग होता है। फिर प्लानेट क्या होता है, कंपोजिटर क्या होता है, गेली क्या होता है, गाथा गीत क्या होता है, धर्म सुधाकर मतलब मार्टिन लूथर वाज द रिलीजन, ये मार्टिन लूथर को मतलब क्या बोला जाता है, धर्म सुधारक बोला जाता है। उसके बाद आपका आता है पॉकेट बुक साइज बुक दवाया था, पॉकेट चैप बुक, चैपमैन क्या होता है। उसके बाद म्यूजिकल एक पाउंडी लिपि क्या होता है, ये आप जरूर पढ़ के जाइएगा। म्यूजिक स्क्रिप्ट क्या होता है। उसके बाद ये वाला पढ़ के जाइएगा, द फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन बाय द तुलसीदास 16th सेंचुरी बुक रामचरितमानस बाय द पब्लिक फ्रॉम द कलकत्ता। फिर उसके बाद आपको ये पढ़ के जाए गुलामगिरी, गुलामगिरी के बारे में क्या था, पेरियर क्या था, लक्ष्मीनाथ बेरजुगरा क्या थे, केसरी क्या था, ये पढ़ के आना। उसके बाद आपका पावर शेयरिंग में आता है बेल्जियम इज द स्मॉल स्टेट इन यूरोप का था। फिर एक सिन्हाला में क्या हुआ था, फिर 1956 में सिन्हाला वाज द डिक्लेयर द ऑफिशियल लैंग्वेज श्रीलंका। उसके बाद द कैपिटल ऑफ द बेल्जियम ब्राजील हो जाएगा। फिर उसके बाद द बंगाल द बेल्जियम कम्युनिटी गवर्नमेंट आर द इलेक्टेड बाय द पीपल हु स्पीक द सेम लैंग्वेज डच एंड जर्मनी। उसके बाद द सिन्हाला पॉपुलेशन बाय द मेजोरिटी ऑफ श्रीलंका में सिन्हाली भाषा की आबादी सबसे ज़्यादा थी। फिर आता है तुम्हारा यूरोपीय संघ का मुख्यालय क्या था, ब्रुसेल में, इसमें एक ये लाइन पढ़ लेना। फिर उसके बाद आता है बंगाल होम द लार्ज नंबर ऑफ डच स्पीकिंग द, बेल्जियम में उच्च मतलब डच भाषी के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। उसके बाद आता है श्रीलंका प्रैक्टिकली स्टिल द यूनिटरी सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, यूनिटरी सिस्टम गवर्नमेंट मतलब एकात्मक सरकार जिसको बोला था, शासन बोलते हैं। देयर आर द डायरेक्ट डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र और राज्य सरकार में डिवाइड करता है। उसके बाद यूनिटरी सिस्टम बाय द वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद देयर आर द टू बार गवर्नमेंट सिस्टम, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द यूनिटरी स्टेट और कंकरेंसी हो जाएगा। फिर इन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, ये इसमें आपका आएगा राष्ट्रभाषा, मतलब हमारे संविधान में एक किसी भी लैंग्वेज को क्या करते हैं, राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया। इसके बाद अपार्ट फ्रॉम हिंदी 21 अदर लैंग्वेज, ठीक है, हैज़ बीन द बिगन द स्टेट द शेड्यूल लैंग्वेज मतलब क्या, SC वाले इतने % है कौन संविधान में, टोटल 22 लैंग्वेज 22 भाषा इसमें बताई गई है। फिर आता है द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज द इम्प्लीमेंटेड 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था। इसके बाद आया था तुम्हारा इन द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हैज़ बीन द डिक्लेयर एज द यूनियन ऑफ द स्टेट, भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया था यूनिटरी का। फिर
फिर आता द लैंग्वेज आर द लिस्टेड इन द इंग्लिश शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बताया था। एक आता देयर आर टू फ्रॉम द गवर्नमेंट, दो प्रकार की गवर्नमेंट होती है, एक यूनिटरी और फेडरलिज्म होता है। उसके बाद आता है इससे पक्का एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आएंगे कास्ट रिलीजन एंड जेंडर से। द लिटरली रेट इन द इंडियन अकॉर्डिंग टू 2011 में सेंचुरी में 73% था। अकॉर्डिंग टू 2011 मतलब 2011 में लिटरली मेल की कितनी 76% था। सेक्स रेशो की अगर बात करें कितना था 2011 में 943/1000 था। इसके बाद अ पर्सन हु डज नॉट दैट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिक ऑफ द रिलीजन कॉल्ड सेक्युलर धर्मनिरपेक्षण, जिसको बोला जाता है। 1/3 ऑफ द सीट ऑफ द पंचायत आर रिजर्व ऑफ द वुमेन, मतलब पंचायत में 1/3 पार्ट किसके लिए रिजर्व करा था, महिलाओं के लिए करा। फिर उसके बाद आता सोशल डिविजन बेस्ड ऑन द कास्ट एंड एग्जिट ओनली इन इंडिया, जातिवाद का हुआ था। फिर द इलेक्शन कमीशन अपीयर्ड बाय द अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मल्टी पार्टी सिस्टम इज द प्रिवेंशन इन इंडिया, बहुदलीय प्रणाली कहते हैं। इलेक्शन इन इंडिया आर द कंडक्ट बाय द इलेक्शन कमीशन होता है। एज पर 2011 सेंचुरी लिटरल रेट ऑफ द 54% अमंग रेन मैन द 76%। फिर आता है टू एज ऑफ द 201 इवन टुडे द नंबर ऑफ वुमेन्स होल्डिंग हाई पोजीशन इन द लेस देन मैन। उसके बाद आता है पॉलिटिकल पार्टीज में आता है इलेक्शन कमीशन हैज बीन द फ्रॉम द गिवन रीऑर्गेनाइज द पॉलिटिकल पार्टीज। उसका इलेक्शन आर हेल्ड इंडिया आफ्टर द 5 ईयर, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। द इलेक्शन कमीशन है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति करता है। उसका आता है पार्टीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मिंग द पब्लिक, की जनमत का निर्माण करती है। फिर बहुजन समाज पार्टी का आपको ईयर याद रखना है। फिर 2 पार्टी सिस्टम क्या होता है, डुअल पार्टी सिस्टम जिसको बोलता है। द पॉलिटिकल पार्टी डज नॉट गेट द मेजोरिटी ऑफ द अपोजिशन पार्टी का मतलब क्या होता है, विपक्ष बोलते हैं जिसको। द नेशनल कांग्रेस का हुआ था 1885 में इसका करा था। फिर आता है एकात्मक का मतलब क्या होता है, वन पार्टी रूल क्या होता है। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, बहुदलीय राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। फिर उसका आता है द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया मार्क्सिस्ट बाय द फाउंडेड इन द मार्क्सवादी पार्टी इसको। उसके बाद नेशनल कांग्रेस पार्टी ये पढ़ लें। फिर द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में याद रखना। इट इज मैंडेटरी फॉर द न्यू पार्टी इन द कंट्रीज गेट टू द इटसेल्फ रीऑर्गेनाइज द इलेक्शन कमीशन, नई पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना पंजीयन करवाना अनिवार्य होता है। इन डेमोक्रेसी ऑल द सिटीजन हैव द राइट कॉस्ट ऑफ द वोट, इंडिया जर्मनी आर द 2 कंट्रीज द स्लोगन। फिर उसके बाद एक यहाँ पढ़ना टुडे द डेमोक्रेसी सिस्टम ऑफ द फोकस ऑन अपॉइंटमेंट 20 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल वाई द पीपल इन द पीपल इज द अब्राहम लिंकन ने क्या बोला था, ये पढ़ के जाइएगा। फिर एक तानाशाही के बारे में आप अच्छे से पढ़ना, तानाशाही। उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक सिस्टम बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल पार्टी, ये पढ़ना है। फिर इन डेमोक्रेटिक पब्लिक इंटरेस्टिंग इज द पैरामाउंट। फिर आता है द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कम इन टू द फोकस 26 जनवरी 1950 में। फिर आता है ये आपका साम्यवादी शासन व्यवस्था चीन में लागू किया, तो इसको आप इंग्लिश में कर लेना भैया, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आता है नर्मदा रिवर के बाद करना है। सरदार सरोवर डैम इज बिल्ड ऑन द नर्मदा नदी, ये पढ़ना है। फिर आता है मेजर वे द कंपनी डेवलपमेंट द डिफरेंस कंट्री पर कैपिटल इनकम बोला था, एवरेज बोला जाता है। इसमें आपको एक ये पढ़ के जाना पर कैपिटल इनकम, ये 100% क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। डॉलर्स इसमें आप ये रहेगा। फिर लिटरेचर रेट आपको पढ़ना। द पॉपुलेशन ऑफ द लिटरल पॉपुलेशन अमंग पीपल इज द 7 ईयर एंड अबव इज कॉल्ड द लिटरली रेट। फिर एक हरियाणा केरला में क्या हुआ था, HDI मीन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये HDI के बारे में पढ़ना। उसके बाद ग्रेट वाटर इज द रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। क्राउड फॉर द ऑयल इज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। फिर इसमें आपको बनना स्टेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। फिर एक UNDP ये क्या होता है पढ़ना है। उसके बाद ये 100% क्वेश्चन इससे बनेगा आपका, प्राइमरी सेकेंडरी टर्टरी क्या क्या, इसमें एक एग्जाम्पल पढ़ के जाइएगा, ठीक है, इन तीनों के। फिर आता है द शॉर्ट फॉर्म द क्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस, GDP का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ये सब आपके सिलेक्टेड पूरे A to Z में आपको करना, सब आपके 1 वर्ड किसी फॉर्म में भी आपसे एग्जाम में पूछता है। एक आता है डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है। फिर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब छिपी बेरोजगारी। फिर एडुकेटेड अनएम्प्लॉय का मतलब शिक्षित बेरोजगारी क्या होता है। फिर 2005 में क्या हुआ था ये पढ़ना। फिर ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक सेक्टर पढ़ना है। ऑर्गेनिक सेक्टर के आपको एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ना, जरूर पूछेगा आपसे। उसके बाद आता है ऑर्गेनिक सेक्टर अनऑर्गेनिक होगा, फिर इनके ये कुछ आपको एग्जाम्पल, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद क्रेडिट एंड
करेंसी एंड क्रेडिट वाले में आपको एक विनिमय क्या होता है पढ़ना, बर्तर सिस्टम क्या होता है ये रीड करना है। फिर करेंसी एज मीडियम ऑफ द एक्सचेंज ये पढ़ना है। इन द आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी बना नोट छापता आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इधर सेंट्रल बैंक बोला जाता है। द करेंसी ऑफ इंडिया इसको रुपीज़ बोला जाता है। फिर डिमांड डिपॉजिट मांग जमा क्या होता है। फिर एक डिसेंट्रलाइजेशन जरूर पढ़ के जाना, विकेंद्रीकरण क्या होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल आपको पढ़ना है, एक रिजर्व बैंक क्या होती है। इसके बाद आपका आता है एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप आर सोर्स द लोन। एसएचजी लोन प्रोवाइड करता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में कितने 15 से 20 मेंबर होते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर ऑफ द स्मॉल सेविंग। फिर उसका द इंटरेस्ट रेट ऑफ द लोन एज द इनफॉर्मल सेक्टर हाई होता है। फिर ये इसमें आपको पढ़ना। फिर ग्लोबलाइजेशन से क्या पढ़ना, पहले ग्लोबलाइजेशन क्या होता है ये पढ़ के जाइएगा। मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है, ये होती है मल्टीनेशनल कंपनी कौन कौन सी क्या होती है। फिर इसमें निवेश क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के बारे में आप पढ़ के जाइएगा। एक WT जरूर पढ़ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। फिर इंडियाज न्यू द इकोनॉमी पॉलिसी कम इनटू 1991 में न्यू पॉलिसी बनाई थी। फिर आपको आता है इकोनॉमी पॉलिसी, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। फिर आता है मल्टीनेशनल कंपनी के जो रहेंगे, आपको कंपनी के नाम आपसे जरूर पूछेगा मल्टीनेशनल कंपनी के। फिर ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इफेक्ट कौन कौन से वो पढ़ के जाइए। ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इफेक्ट कौन कौन से वो पढ़ के जाइएगा। आया सबको समझ में कि मीडियम वाले स्टूडेंट है जिनको 2-2 मार्क्स में किन चैप्टर का पढ़ना है और उनके मैं आपको IMP क्वेश्चन दे रहा हूँ 2-2 नंबर वाले। तो 2-2 नंबर वाले पहले मैं आपको चैप्टर बता दे रहा हूँ किन चैप्टर से आपके 2-2 मार्क्स के आएंगे, तो आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आपको क्या है कि पूरा पैटर्न समझ में जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यह बात करता हूँ चैप्टर 6। चैप्टर 6 का नाम क्या है, संसाधन एवं विकास। इससे आपका 2 मार्क्स का आ रहा है। उसके बाद चैप्टर 9 जो कि आपका कृषि है, इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। फिर आता है चैप्टर 11 विनिर्माण उद्योग, इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद चैप्टर 12 जो कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, ये भी इसमें आपको 2 नंबर का आएगा। चैप्टर 2 जो रहेगा इसमें भारत में राष्ट्रवाद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें एक 4 मार्क्स का भी आएगा और एक 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा। उसके बाद चैप्टर 3 जो है भूमंडलीय विश्व का बनना, जिसमें कि आपको 2 मार्क्स का, सारे 2-2 नंबर वाले ही चैप्टर हैं सभी के सभी। चैप्टर 4 की बात करूं, औद्योगिकरण का युग, इसमें भी 2 नंबर का है। चैप्टर 5 रहेगा मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, इसमें भी आपका 2 मार्क्स का। चैप्टर 16 की बात करें राजनीतिक दल। चैप्टर 17 की बात करें लोकतंत्र के परिणाम। उसका चैप्टर 19 जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, और एक लास्ट 21 चैप्टर जो है वैश्वीकरण। तो इतने चैप्टर आपको अच्छे से तैयारी करना है। ये सारे चैप्टर जितने भी मैं बता रहा हूँ, हर चैप्टर में आपको 2-2 नंबर का आएगा। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 1-1 करके आपको इनके IMP क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले 2 नंबर का रहेगा, चैप्टर 2 में से कौन से 2-2 नंबर के हैं वो IMP क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। और सभी स्टूडेंट के बाद बता दे रहा हूँ कि पड़ोस में हमारे यहाँ शादी है, पर आपके एग्जाम को देखते हुए आपके लिए वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। आप ये साउंड पे ध्यान मत देना यार आप लोग, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है, एक ये क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था, 2 नंबर में। फिर उसके बाद ये पूर्ण स्वराज वाला, रोलेक्ट एक्ट किसे कहते हैं, बहिष्कार से आप क्या समझते हैं, पिकेटिंग क्या होता है, बारडोली सत्याग्रह क्या है, गांधी जी ने हिंद स्वराज की प्राप्ति के लिए क्या साधन अपनाए थे। तो ये रहेंगे आपके चैप्टर 2 का ये इसमें। इसके बाद इसमें पूना एक्ट क्या है ये पढ़ना है। इसके बाद आपका चैप्टर 3 से देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, कॉर्न लॉ क्या था। उसके बाद आपका पढ़ना हायर परचेज की क्या व्यवस्था थी। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और धुरी शक्तियों कौन कौन सी थी। उसके बाद वीटो निषेध अधिकार क्या था। रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। और इसमें यहाँ तक है, आपको इसमें इतना ही पढ़ना है कि ये 16वीं सदी वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ था। फिर उसके बाद पढ़िएगा सर हेनरी मार्टिन स्टैनली कौन थे, क्योंकि 2 मार्क्स के हिसाब से आपको ज़्यादा बड़ा नहीं पढ़ना। अब इसके बाद आपका चैप्टर 4 में देखिए क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 2 मार्क्स के हिसाब से मात्र 2 से 3 लाइन पढ़ना, ज़्यादा आपको नहीं एक्सप्लेन करना 2 मार्क्स में। औद्योगिक उत्पादन से आप क्या समझते हैं, जमशेद जीजा भोये कौन थे, सेठ हुकुमचंद कौन थे, जोवर कौन थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या था, ये पढ़ना है। उसके बाद फिर आता है आपका लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता है, गुमास्ता के कोई 2 कार्य, गुमास्ता किसे कहते हैं। फिर 19वीं सदी के मध्य श्रम बहुमता के मजदूरों की जिंदगी कैसे प्रभावित थी। इतने आपको पढ़ना चैप्टर आपके 4 में। उसके बाद अगर बात करते हैं अपन चैप्टर 5 की बात करते, तो देखिए चैप्टर 5 ये निकला। आंसर भी इसलिए करता रहा हूँ ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना पड़े भैया। चैप्टर 5 में आपको बस इसमें रेड पेन वाले करना, बेलम क्या है,
प्लानिट से आप क्या समझते हैं, प्रोटेस्ट धर्म सुधार से आप क्या समझते हैं, पंचांग से आप क्या समझते हैं, चेप बुक क्या होता है, निरकुशवाद क्या होता है, उल्मा फतवा क्या है, गाथा गीत क्या। एक इसमें याद रखना चेप बुक और चेपमैन, ये जरूर पढ़ के जाइए। गाथा गीत क्या होता है, योहान गुटेनबर्ग ने मुद्रण क्षेत्र से आप क्या क्या अभिप्राय, 19वीं सदी की मशहूर लेखिका के नाम लिखिए, ये पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको एक ये वाला पढ़िएगा, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ और कैसे प्राप्त। 2 मार्क्स के हिसाब से आपको इतना ही पढ़ना, ज़्यादा बड़े बड़े आपको नहीं पढ़ना है। फिर आता राष्ट्रवादी समाज के, ये पढ़ लेना, मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया। उसके बाद आता है आपका चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 में देखिए संसाधन एवं विकास, इसमें आपको क्या पढ़ना है भैया। तो संसाधन एवं विकास की जब मैं बात करता हूँ तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पढ़ना है कि सतत पोषणीय विकास से आप क्या अभिप्राय है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के आपको नाम बताने हैं। उसके बाद आता है आपका मृदा अपरदन से क्या आसपास है, पवन अपरदन, ये पक्का अपरदन से क्वेश्चन जरूर आएगा। फिर मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं, बंगार क्या होता है, भूमि निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, चादर अपरदन क्या होता है, अपरदन से फिक्स है। संसाधन से आप क्या समझते हैं, एजेंडा 21 क्या होता है। तो ये क्वेश्चन पढ़ने। उसके बाद मिट्टी से भी पढ़ लिएगा, मिट्टी से मात्र एक एक अंतर भी पढ़ लेना, हो जाएगा। लाल मिट्टी लेटेराइट मिट्टी पढ़ना है। उसके बाद जड़ोद और काली मिट्टी क्या होती है, ये पढ़ना है। तो इस चैप्टर में आपको इतने क्वेश्चन करना, 2 नंबर आपके सारे कवर हो जाएंगे। उसके बाद याद रखना है आपका 6 के बाद जो था अब आका है चैप्टर 9। चैप्टर 9 में अपन एंट्री मार रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर 8 9 9 9 याद रखना। चैप्टर 9 में आपको क्या पढ़ना है वो बता दे रहा हूँ। चैप्टर 9 आपका एग्रीकल्चर कृषि है, जिसमें कि 9 में आपको पढ़ना है, यहाँ से देखिए ये रबी खरीफ की फसल, ये 2 उदाहरण करना, नगद और व्यापारी फसल क्या होता है। उसके बाद गन्ना नगद के दाम, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, ये पढ़ना, ये आएगा सुनहरा रेशा वाला। फिर उसके बाद झूमिंग कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है, रोपण कृषि की 2 विशेषताएं। उसके बाद गहन जीविका कृषि क्या है, खरीफ 7 से ऋतु क्या है। उसके बाद आता खरीफ और रबी की फसलों में अंतर आपको पढ़ना है, मात्र अंतर में ज़्यादा लिखना नहीं है, मात्र 2 पढ़ना है। फिर प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि या वाणिज्य जीविका कृषि में आपको अंतर करना है। ठीक है, यहाँ तक मैंने 9 चैप्टर तक 2 नंबर वाले बता दी। अब बात करते हैं बेटा, इसके बाद आपका आता है 10 चैप्टर में तो आपका मैप आएगा, इसमें 2 नंबर का नहीं पढ़ना है। 10 के बाद आता है आपका, यहाँ से अपन कर रहे हैं सीधा आपको बताने जा रहे हैं, चैप्टर आपका आएगा 11। चैप्टर 11 विनिर्माण उद्योग, जिसमें कि आपको सबसे पहला ही क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, विनिर्माण क्या होता है, आधारभूत उद्योग क्या है, इसका उदाहरण आपको बताना है। ठीक है, इसमें एक प्रदूषण से रिलेटेड 100% क्वेश्चन आएगा कि प्रदूषण, सारे प्रदूषण अच्छे से आप पढ़ के जाइए, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, पक्का आपसे पूछेगा। उसके बाद पूछेगा उद्योग किसे कहते हैं, लोहा इस्पात कहाँ स्थापित किया जाता है। उसके बाद वायु प्रदूषण के 2 दुष्प्रभाव आपको बताना है। इसके बाद ये आता है सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग क्या है। उसके बाद तापीय प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। उसके बाद सहकारी और मोटर गाड़ी उद्योग क्या, तो उद्योग से भी आपका पक्का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। इसके बाद 11 चैप्टर के बाद आपको सीधा आप देख लेते हैं किस चैप्टर से आ रहा है, आपका 12 चैप्टर से आ रहा। तो 12 चैप्टर का नाम क्या है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले तो आपको इसमें यह पढ़ना है कि सीमांत सड़कों का महत्व आपको बनाना, 2 लाइन याद करनी, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। फिर व्यापार से आप क्या समझते हैं, स्थानीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आप क्या समझते हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा यहाँ से कि परिवहन संचार क्या है, पवन हंस क्या है, डिजिटल क्या है। क्योंकि आंसर के साथ भैया आपको इतना बेनिफिट हो जाएगा कि आपको इधर उधर परेशान ना होना पड़े, इसलिए इस तरीके से बताना पड़ रहा है। आयात निर्यात से आप क्या समझते हैं, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम क्या है, भारत में कितने प्रतिशत व्यापार समुद्र पर द्वारा होता है। फिर ग्रामीण सड़क परियोजना का महत्व क्या होता है, ये इसमें पढ़ना है आपके चैप्टर 12 में। अब बात करते हैं चैप्टर 12 के बाद आपका सीधा अब आएगा, 12 के बाद आपका आता है बेटा चैप्टर 16 में आएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो चैप्टर 16 निकाल दे रहा हूँ मैं आपको, चैप्टर 16। तो ये संवाद वाला तो ये होगा। चैप्टर 16 में देखिए आप क्या पढ़ना है, चैप्टर 16, और चैप्टर 16 आप बहुत अच्छे से पढ़ना आपको, ये आया चैप्टर 16। तो पहले आप इसकी समरी देख लीजिएगा। तो चैप्टर 16 की बात करता हूँ तो सबसे पहले तो इसमें छोटे क्वेश्चन ही पूछेगा। तो ये आपसे पूछ दिया कि बताइए कि ये आएगा कि राजनीतिक दल का क्या अर्थ है, ये पढ़ लेना अच्छे से। राजनीतिक दल के, देखो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछ सकता है। पहला, राजनीतिक दल का क्या आशय होता है,
या अर्थ क्या होता है, तो आपको ज़्यादा नहीं, लगभग लगभग 2 से 3 लाइन पढ़ना, 2 2 मार्क्स वाले में ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करना। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं, अथवा में आएगा राजनीतिक दल की कोई 3 विशेषताएं आप बताइए। तो इसमें से देखिए 1 2 3 4 5 है, तो 5 में से बोल रहा हूँ मात्र आप 3 करके जाइए, एक फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा पढ़ने का, इतना आया। फिर बात करते हैं अपन यहाँ से, देखिए यहाँ से बात आपको ये पढ़ना है कि राष्ट्रीय पार्टी किसे कहते हैं, बर्लुस्कोनी कौन थे, दल बदल क्या है, शपथ पत्र क्या है, साझा सरकार क्या होता है, राजनीतिक पार्टी से आप क्या समझते हैं। फिर उसके बाद देखिए ये डिफरेंस पढ़ के जाइएगा, क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल क्या होता है। आया सबको समझ में कि नहीं आया, ये इतना पढ़ना है आपको। उसके बाद आता है तुम्हारा 16 के बाद आता है चैप्टर नंबर 17। तो 17 वाला क्या है, लोकतंत्र के परिणाम, इससे भी आपको पूछेगा। तो लोकतंत्र के परिणाम की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें देखते हैं बेटा क्या आएगा आपका, ये आएगा तानाशाही क्या आशय क्या है, लोकतंत्र में निर्माण देने में देरी का कारण लिखिए, आर्थिक विकास किस कारक निर्भर करता है, ये पढ़ना है। उसके बाद बात करता हूँ मैं सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के आपके पास कौन कौन से स्रोत हैं, ये लिखना है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर क्यों है, इसको अथवा में लोकतंत्र को सबसे बेहतरीन क्यों बताया गया है, ये पढ़ना है। और बस इसमें इतने आपको क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना। अब बात करते हैं, आपका आएगा चैप्टर 19 से। तो चैप्टर 19 देखिए आप, चैप्टर 19 की बात करता हूँ। तो चैप्टर 19 में अगर याद रखना, सबसे पहले ये फैक्ट सारे पढ़ के जाइएगा कि प्राथमिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर। द्वितीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर। तृतीय क्षेत्र का मतलब, तृतीय क्षेत्र को आप सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। फिर एक जीडीपी क्या होता है, संगठित क्षेत्र क्या होता है, असंगठित क्षेत्र क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, निजी क्षेत्र क्या होता है, इतने सारे फैक्ट पढ़ना है। अब इसमें आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है देखिए आप, तो देखो ये, तो यहाँ से आपका आता है एक क्वेश्चन बनेगा कि प्राथमिक क्षेत्र में हमारे कृषि, मछली पालन, खनन आदि आता है। द्वितीय क्षेत्र की बात करूँ, निर्माण का कार्य करता है, कपड़ा बनाना, लोहे की मशीन में। द्वितीय प्राथमिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जो कच्चा माल आता है उसका दोबारा से उपयोग करना द्वितीय क्षेत्र होता है, जिसको विनिर्माण कहा जाता है। विनिर्माण के जिन दोनों का उपयोग हम सेवाओं के लिए किया जाता है, इसके लिए हम इसको तृतीय क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र में सेवा में बैंक आएगा, बीमा, पर्यटन, परिवहन, शैक्षणिक संस्थान, स्वास्थ्य सेवाएं आदि आता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच में अंतर, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, तो इसमें से आप पढ़ना है। तो ये क्या लिखा है, खुली बेरोजगारी के बारे में अगर अपन समझें तो क्या लिखा, जब व्यक्ति कार्य करने के योग्य हैं और वे कार्य करना चाहते हैं लेकिन उनको कार्य नहीं मिलता, तो ऐसी स्थिति खुली बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी का यह स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता या छिपा रहता है, ये आपको दोनों अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद ये पढ़ लेना, मनरेगा 2005 का होता है, 2 पॉइंट ही पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मनरेगा के बाद ये सेवा क्षेत्र बता दिया, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र का एक एक उदाहरण बताना है। अधोसंरचना किसे कहते हैं, अल्प बेरोजगारी क्या है। उसके बाद संगठित क्षेत्र की 2 विशेषताएं बताइए, शहरी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के 2 उपाय बताना आपको। फिर ये आता है प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र की 2 विशेषताएं बताना है। इतना आया सबको समझ में कि नहीं। अब उसके बाद एक लास्ट चैप्टर बचता है आपका, चैप्टर आपका आता है 21। चैप्टर 21 से 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 21 पे आते हैं, 21 वाला चैप्टर ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि ये देखो बेसवीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था की, इसमें देखो कुछ जो आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेंगे, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो देखो मैं अब इसको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। चैप्टर 21 की अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर 21 में देखो सबसे पहली चीज़ तो आपको पढ़ना है कि बेसवीकरण क्या है। बेसवीकरण से आप क्या समझते हैं, बेसवीकरण से एक क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिलेगा। तो इतना बड़ा ना करके आप यहीं तक भी आराम से इतना भी लिख दोगे तो भी बेसवीकरण चल जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन आता है, श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करता है। तो इसमें आपको मात्र 2 से 3 लाइन पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। फिर आता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी कहाँ स्थापित किया था, इसको अथवा में कैसे पूछ सकता है कि दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनी किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है, ये पढ़ना है। उसके बाद आता है तुम्हारा कि वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या करना है। फिर आता है भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव कैसे पड़ता है।
यहाँ से अब आता है, ये देखो मेन क्वेश्चन यहाँ से पक्का आपका आना ही आना है कि अतीत में देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या था। तो व्यापार की दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम था। याद रखना, व्यापार मतलब बिजनेस आ जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनी से आप क्या समझते हैं? एक बहुराष्ट्रीय कंपनी यह है जो एक से अधिक राष्ट्रों में उत्पादन करती है। ये कंपनी बड़े पैमाने पर उत्पादन करती है और उत्पादित वस्तुओं को अनेक राष्ट्रों में बेचती है। बेच-विकरण से किस उपभोक्ता वर्ग को अधिक लाभ हुआ है? श्रम विभाजन किसे कहते हैं? किसी वस्तु की उत्पन्न प्रक्रिया को विभिन्न उपक्रियाओं में बांटना और प्रत्येक उपक्रिया को अलग अलग श्रमिकों से कराना श्रम विभाजन कहलाता है। किन उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ा? बैटरी, संधारित्र, प्लास्टिक, खिलौने, टायर और डेयरी उत्पादन, खाद्य तेलों के उद्योग कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे विनिर्माताओं पर कड़ी मार पड़ी है और कई इकाइयां कैसी होगी? बंद हो गई, जिसके चलने श्रमिक कैसे हो गए? बेरोजगार हो गए। दो बहुराष्ट्रीय कंपनी का आपको नाम बताना है, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस। फिर आता वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक, तो आपको तकनीकी लिख देना, प्रतियोगिता लिख देना, बहुराष्ट्रीय कंपनी और उदारीकरण। तो इस तरीके से मैंने आपको 2-2 नंबर के हिंदी मीडियम के सारे क्वेश्चन, मैंने कम नंबर के सारे क्वेश्चन कवर करवाऊंगा कि 2-2 नंबर के क्या क्या क्वेश्चन आपको पढ़ना है। चैप्टर वाइज आपको मैं पूरा का पूरा क्लियर कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये मालूम होना चाहिए कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनसे 2 नंबर का आपका पेपर में आ रहा है। तो सबसे पहले नंबर तो आपको ये मालूम होना चाहिए, उसके बाद हम समझते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है, ये लिखा आपका चैप्टर 6 लिखा है। क्या है आपका? चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 से आप देखिएगा, आपको अच्छे से पढ़ना है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, इसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर 9 की बात करूं, चैप्टर 9 आपका कौन सा? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से 2 मार्क्स का आएगा। चैप्टर 11 है, याद रखना, ये कौन सा चैप्टर है आपका? 11। तो चैप्टर 11 से आएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, याद रखना। उसके बाद चैप्टर आएगा 12। चैप्टर कौन सा है? 12। तो इस चैप्टर 12 से भी आएगा आपका 2 मार्क्स का, तो लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इससे आएगा। फिर आता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 से आएगा नेशनलिज्म इन इंडिया, से आपका आएगा। उसके बाद चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड से आएगा। फिर चैप्टर 4 की बात करें, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से आएगा। फिर चैप्टर 5 से भी 2 मार्क्स का आएगा, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। उसके बाद चैप्टर 16 की हम बात करें, तो चैप्टर 16 से भी याद रखना कौन सा आएगा? पॉलिटिकल पार्टी से चैप्टर 16। चैप्टर 17 की अगर हम बात करें, वो आउटकम ऑफ द डेमोक्रेसी। उसका चैप्टर 9 की बात करें, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी से आएगा। फिर एक लास्ट चैप्टर बचता है आपका चैप्टर 21, इससे भी कितने का आएगा? ग्लोबलाइजेशन, 2-2 नंबर का। तो इतने सारे चैप्टरों के आपको लिख लेना, समझ लेना इन सभी चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 में आपको क्या करना है? नेशनलिज्म इन इंडिया, क्या क्या 2-2 मार्क्स से क्वेश्चन आपको पढ़ना है। और इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ ताकि आपको यार सॉल्यूशन ढूंढने में दिक्कत ना आए। तो सबसे पहला फैक्ट आपको पढ़ के जाइएगा, वाई वॉज द साइमन कमीशन बॉयकॉट। साइमन कमीशन, और 2-2 नंबर में आपको ज़्यादा नहीं निकलना। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, मात्र 2 से 3 लाइन लिखिएगा, ज़्यादा बड़े बड़े आंसर इसके ना लिखें। फिर अगला, व्हेन एंड वेयर वॉज द एम ऑफ पूर्ण स्वराज एडॉप्ट, who headed the Lahore Congress sessions of 1929, which important proposal was enforced in the session, ये पढ़ना है। उसके बाद आपको रोलेक्ट एक्ट का तो ऑलमोस्ट सबको याद हो गई होगा। व्हाट इज मीन बाय बॉयकॉट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिकेट, पिकेट का मतलब क्या होता है? राइट एंड बरडोली सत्याग्रह। फिर उसके बाद एक ये पढ़ना, व्हाट मीन बाय अचीविंग स्वराज डिड गांधी जी टेल इन हिंद स्वराज, ये पढ़ना है। तो ये इतने क्वेश्चन जो थे 2-2 मार्क्स वाले हैं, ठीक है। अब उसके बाद चैप्टर आता है आपका 3rd। तो चैप्टर 3rd की अगर हम बात करें, तो दिख ही रहा है चैप्टर 3rd। तो चैप्टर 3rd, ठीक है। तो चैप्टर 3rd में आपको क्या ध्यान रखना है? चैप्टर 3rd में आपको IMP बताता हूँ, क्योंकि ऐसे पढ़ने में यार आपको बेनिफिट पड़ेगा, आप ही के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। चैप्टर 3rd में बात करें तो ये पढ़ना पहला, व्हाट वाज द कॉर्नर लॉ, क्या होता है? व्हाट वाज द सिस्टम ऑफ हायर परचेस, क्या होता है? फिर उसके बाद आता है, हु वेयर वाज द अलायंस एंड द एक्सिस पावर इन द सेकेंड वर्ल्ड वार, ये पढ़ना है। उसके बाद, व्हाट इज मीन बाय द वीटो पावर, विच आइटम वेयर द ट्रेडेड थ्रू द सिल्क राउट, राइट। फिर उसके बाद, वाई द फर्स्ट वर्ल्ड वार कॉल्ड द इंडस्ट्रियल वार, राइट, ये पढ़ना है। तो इतने क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से पढ़ना है। अब बात करते हैं चैप्टर आपका, एक ये भी पढ़ लेना, सल्व हेनरी मॉर्डन स्टैनली, ये पढ़ना। अब आता है चैप्टर आपका 4।
तो देखिए बच्चे लोग, चैप्टर 4 में हम आपको क्या इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। तो ये लिखा आपका द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, ये यहाँ से याद रखना। तो इसमें आपको पढ़ना है ये कि व्हाट इज मीन बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन, ये पढ़ना है। चलिए, अब इसके बाद आपको यहाँ से पढ़ना है व्हाट इज मीन बाय द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये पढ़ना। अब आता देखिए आप लोग, फिर यहाँ से पढ़ना हु वॉज जसमेत जीजावाल वही, हु वॉज सेठ हुकुमचंद, जोवर क्या होता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या होता है। फिर आपके पास इसके बाद ये पढ़ना वाज द लंडन ऑफ द फिनिशिंग सेंटर, राइट वाई द फंक्शन ऑफ गुमास्ता, कभी कभी आता है गुमास्ता क्या होता है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को तैयार करना है कि सारे में आपको 2-2 नंबर वाले A to Z कवर करा दूंगा। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगला था आपका, अगला चैप्टर 5 है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। तो इसमें आप लोग देखिए बच्चे लोग, इसमें आपको क्या पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें पढ़ना आपको व्हाट इज़ वेलम, व्हाट मीन बाय द प्लैनेट क्या होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ व्हाट मीन बाय द प्रोटेक्ट एंड रिफॉर्मेशन, अलार्म्स क्या होता है, चैप बुक, और चैप बुक चैम्पेन पढ़ लेना, डिस्पोजिटिव पढ़ लेना, गाथा गीत क्या होता है ये पढ़ लेना। ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इस चैप्टर से, आप इतना ही कर लीजिए, सफिशेंट है। आता है आपके पास चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 में आपको मैं बता देता हूँ, चैप्टर 6 में हम आपको क्या पढ़ना, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की बात करता हूँ। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में देखिए आप, व्हाट इज़ मीन्ड बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सोल एंड फाउंड इन द इंडिया, व्हाट मीनिंग द सोल इरोजन, इरोजन से पक्का क्वेश्चन आएगा। विंड इरोजन क्या होता है। फिर उस अंडरस्टैंड वाला सोल कंजर्वेशन क्या होता है, भंगार क्या होता है, एलिमेंट सॉइल क्या होता है, ये लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, ये पक्का आपसे पूछेगा। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट मीन बाय द रिसोर्स क्या होता है, एजेंडा 21 क्या होता है, ये सॉइल से पक्का पढ़ना, रेड सॉइल, लिटरल सॉइल। इसमें आपको ज़्यादा नहीं, मात्र 2-2 लाइन के आंसर पढ़ना, 2 मार्क्स में आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना। भंगार और खादर आप अच्छे से कर लेना। चैप्टर 6 के बाद आपको चैप्टर 7 में नहीं आ रहा है 2 नंबर का, चैप्टर आपका 8 में भी नहीं आ रहा है। सीधा अपन आते हैं चैप्टर आपका 9। तो 9 आपका क्या है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से आएगा। तो देखिए एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो आपका ये वाला पढ़िएगा आप, व्हाट मीन बाय द कैश क्रॉप एंड कमर्शियल क्रॉप। फिर उसके बाद सेग्रीगेशन इज द क्रॉप कैश क्रॉप, वाई द जूट कॉल द गोल्डन फाइबर। फिर आएगा जंपिंग एग्रीकल्चर नाउन एज कमर्शियल एग्रीकल्चर। फिर उसके बाद आता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है। उसके बाद आता है ये सब्सटेंस फार्मिंग क्या होती है। फिर खरीफ और रबी की, इसमें आप इंडिफरेंस पढ़ना है। फिर प्रीमिटिव सब्सटेंस और कमर्शियल, ये आपको अच्छे से करना है। चलिए चैप्टर 9 तक तो आपको सबको समझ में आ गया होगा। चैप्टर 9 के बाद आपका चैप्टर 10 में भी नहीं, 2 मार्क्स का नहीं आ रहा। 10 के बाद आपका आता है 11। तो 11 चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए आप 11 चैप्टर आएगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसमें अगर बात करें सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग ही क्या होता है ये पढ़ना है। व्हाट आर द बेसिक इंडस्ट्री क्या होता है। उसके बाद हम बात करें व्हाट इज़ द इंडस्ट्री। फिर वेयर कैन आयरन स्टील इंडस्ट्री बी सेटअप। उसके बाद आएगा राइट टू इल इफेक्ट ऑन एयर पोल्यूशन क्या होता है। उसके बाद आपको ये पब्लिक इंडस्ट्रियल और प्राइवेट पढ़ लेना है। या थर्मल पोल्यूशन क्या होता है, वाट द कोऑपरेटिव इंडस्ट्री क्या होता है, मोटर व्हीकल इंडस्ट्री का एक इंडस्ट्री से क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। तो आपका ये बता दिए चैप्टर 11 की बात हो गई। 11 के बाद आपका आ रहा है अगला चैप्टर 12 से। तो चैप्टर 12 की बात करेंगे लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो ये देखिए आप लोग, इसमें आपको ध्यान रखना है व्हाट मीन बाय द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ द पवन हंस वाला। फिर उसके बाद ये डिजिटल इंडिया क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इम्पैक्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, व्हेन द एयर पोल्यूशन, वाई द लॉन्गेस्ट हाईवे, टनल ऑफ द वर्ल्ड। ये इतने आपको ये सब अच्छे से रीड कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। आया तो चैप्टर 12 तक आपको बता दिए। 12 के बाद आपका सीधा आएगा बेटा चैप्टर 16, पावर शेयरिंग से भी नहीं, चैप्टर 16 फेडरलिज्म से भी नहीं, चैप्टर 15 से भी नहीं, 16 की हम बात करते हैं। चैप्टर आपका 16 आपका है पॉलिटिकल पार्टी। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी में तो आपको क्या पढ़ना है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है ये पढ़ लेना। व्हाट वे आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, तो इसमें आपको 2 पढ़ना है मात्र। कितने पढ़ लेना, 6 दिए, 6 में से कोई से भी आप 2 पढ़ लीजिएगा।
उसके बाद आता है व्हाट वेयर द थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, के तीन मेन कंपोनेंट कौन से हैं। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय रूलिंग पार्टी, नेशनल पार्टी, वर्लुस्कोनी वाला पढ़ना, डिफेक्शन पढ़ना, एफिडेविट क्या होता है, अलायंस और द फ्रंट वाला, जनरल इलेक्शन क्या होता है, द मेन फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। फिर एक उसके बाद अगर बात करता हूँ, ये आएगा रीजनल पार्टी और एक नेशनल पार्टी, इसमें दो डिफरेंस कर लेना है। उसके बाद आपका चैप्टर कहाँ तक कंप्लीट करा दिया, 16 के बाद आपको पढ़ना है चैप्टर आपका 17 की बात करता हूँ, है ना। 16 के बाद आएगा 17, तो 17 में क्या है आपका आउटकम ऑफ, उसके बाद आता है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, 17 चैप्टर है। तो इस 17 में से आपको क्या पढ़ना है भैया, ये देखिए यहाँ से पढ़ना है आपको व्हाट डू यू मीन डिक्टेटरशिप, राइट रीजन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टेक इन टाइम द डिसीजन। फिर ऑन द फैक्टर डज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड हो जाएगा, व्हाट वर द सोर्स ऑफ यू द गेटिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट, फिर डेमोक्रेसी कंसिडर। फिर एक ये वाला पढ़ लेना, इसमें भी मात्र मैं तो अगर दो नंबर वाले हैं, आपको ज़्यादा ना तो लिखना है और ज़्यादा एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आता है आपका चैप्टर 18 में नहीं आ रहा है, 18 के बाद आता है चैप्टर आपका सीधा आएगा 19। तो चैप्टर 19 क्या है, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी की बात करता हूँ। तो इसमें आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन होगा जैसे मान लीजिए यार जीडीपी क्या हो रहा है, प्राइमरी सेक्टर, टर्टरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ये पढ़ना है। ऑर्गेनिक होता है, अनऑर्गेनिक होता है, पब्लिक, प्राइवेट, और एक आपका मनरेगा। बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपको इसी से आपको आ जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ आपका सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर की बात, तो प्राइमरी सेक्टर में आपको पता होना चाहिए कौन कौन आता है, एग्रीकल्चर, फिनिशर, माइनिंग। सेकेंडरी में क्या होता है आपका कंस्ट्रक्शन वर्क आएगा, वीविंग, क्लॉथ मेकिंग, मशीन फ्रॉम आयरन। टर्टरी सेक्टर में क्या, बैंक, इंश्योरेंस, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशनल, इंडस्ट्री, हेल्थ सर्विस, ईटीसी, ये आपका आएगा। फिर उसके बाद आता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये अच्छे से करना, दो डिफरेंस। उसके बाद आता है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मनरेगा, मनरेगा के बारे में पढ़ना। पब्लिक और प्राइवेट, ये अच्छे से पढ़ना, पब्लिक प्राइवेट क्या होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये वाला, गिव एन एग्जांपल इज द प्राइमरी सेक्टर इन टर्टरी। उसके बाद व्हाट इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर व्हाट डू यू मीन बाय अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ लीजिए आप। राइट टू कैरेक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिक सेक्टर होता है, राइट टू वे द जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट अन अर्बन एरिया। तो ये थे आपके चैप्टर 19 तक मैंने आपको बता दिया, 20 में नहीं है। उसके बाद 2 मार्क्स का एक लास्ट चैप्टर बच रहा है आपका 21। तो इसमें आपको क्या करना है, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमिक की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले इसमें एक WT अच्छे से पढ़ना है, आपका ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। तो इतना बड़ा ना पढ़ के एक छोटा सा भी पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा, 2 से 3 लाइन का। हाउ वुड द फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉ एंड हेल्प कंपनीज। फिर इसके बाद पढ़ना वेयर वाज द मल्टीनेशनल कंपनी स्टेब्लिश्ड। फिर आएगा तुम्हारा क्या, राइट द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इंडिया, क्या इम्पैक्ट पड़ा इसका ग्लोबलाइजेशन का। फिर आता है आपका बेटा सीधा सा आपका यहाँ से क्या है, व्हाट वाज द मेन मीडियम ऑफ द कनेक्टिंग द कंट्रीज इन द पास्ट, व्हाट इज मीन बाय द मल्टीनेशनल कंपनी, which consumer suggest has benefit the most from the globalization, what is the division of labors, which industry have the bad effect of the globalization, फिर write the name of 2 multinational company which are the factory of the promoting of globalization। तो बेटा इस तरीके से मैंने आपको बताया, एक लास्ट क्वेश्चन और पढ़ लेना, WT क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से मैंने आपको इंग्लिश में सारे के सारे 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। और आप पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हो, सब्सक्राइब करना है और प्ले स्टोर को से आपकी हमारी ऐप को भी डाउनलोड करना, डुग्गू कोचिंग सेंटर को। और चलिए ये रहा अब आपका 4 नंबर वाले पार्ट के कौन से आपको IMP क्वेश्चन याद करके जाना है। तो देखिए आप लोग, सबसे पहले 4 नंबर वाला पार्ट के प्रश्न, नेशनलिज्म इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद, सत्याग्रह से पढ़ के जाइए, सत्याग्रह से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आप रीड कर लो, जो आई लिख देना। साइमन कमीशन पढ़ के जाइएगा, सविनय अवज्ञा आपको पढ़ना, सिविल डिसोल्वेंट, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट पढ़ के जाइए, भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ के जाइएगा, असहयोग आंदोलन, नॉन कॉर्पोरेशन पढ़ के जाइएगा, भारत के आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय, राइट ऑफ फॉर रीजन फॉर द रीजन, राइस मॉडर्न नेशनल इंडिया। और फिर एक पढ़ के जाइएगा रोलेक्ट एक्ट, ठीक है, पढ़ के जरूर जाइएगा रोलेक्ट एक्ट, और एक जलिए वाला। तो इतना पढ़ना है, तो आपके ये 4 नंबर आपके फिक्स है इस चैप्टर से। फिर उसके बाद आपका 4 नंबर का चैप्टर आपका ये है, 4 नंबर वाले प्रश्न पार्ट 12 से, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन को क्यों महत्वपूर्ण दिया, वाई द रोड ट्रांसपोर्ट इज द मोर इम्पोर्टेंट देन रेल ट्रांसपोर्ट हो जाएगा।
फिर आता है आपका रेल परिवहन के 4 महत्व लिखना, राइट एनी फॉर इम्पोर्टेंट ऑफ द रेलवेज, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक, राइट फैक्टर अफेक्ट द इंटरनेशनल ट्रेड। फिर आता है लास्ट आपका वायु परिवहन, एयरवे क्या होता है, एयरवे से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से करना। अब इसके बाद एक चैप्टर में 4 नंबर का आता है आपका मैप, वो तो आपकी लास्ट में क्लास में अपन को बताएंगे, आपकी इसी में लास्ट में सबसे मैप रहेगा। उसके बाद आपको आता है 3 नंबर वाले प्रश्न। 3 नंबर वाले में आपको पढ़ना है सबसे पहले वन्य एवं वन्यजीव संसाधन से, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स से। सबसे पहला पढ़ना आरक्षित वन एवं रक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट क्या होता है, वन्य और वन्यजीव संसाधन के प्रकार लिखिए, राइट टाइप्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। उसके बाद वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है, वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय, वाई हैज़ द कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ बिकम द इसेंशियल स्टेट द मेजर ऑफ द कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ। फिर अगला है सरकार द्वारा वन संरक्षण के प्रयासों का वर्णन करना, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द मेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंजर्वेशन फॉरेस्ट, ये पढ़ना है। उसके बाद ये होगा आपका तीन नंबर वाले। फिर अगला चैप्टर 3 नंबर वाला आपको मैं बता दे रहा हूँ। फिर इसमें आपको पढ़ना है 3 नंबर वाले प्रश्न में संघवाद फेडरलिज्म, ये क्या है आपका संघात्मक शासन व्यवस्था एवं एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर स्पष्ट के दिए, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द फेडरलिज्म, इससे पक्का आएगा फेडरलिज्म गवर्नमेंट और एक यूनिटरी गवर्नमेंट आपका आएगा ही आएगा। फिर वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया लिखना है, अ मेजर स्टेप द टूवर्ड द डिसेंट्रलाइजेशन वाई द टेकन द 1992, सत्ता का विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, लाभ और इसके बेनिफिट पढ़ लेना। फिर संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए, राइट 3 फीचर ऑफ द फेडरलिज्म सिस्टम, एकात्मक सरकार संघात्मक सरकार क्या होती है। फिर उसके बाद इसका एक लास्ट 3 नंबर वाला चैप्टर है आपका 3 नंबर वाले में मुद्रा और साख, मनी एंड क्रेडिट, दोहरा सहयोग क्या होता है, डबल कोइंसिडेंट विनिमय एक्सचेंज क्या होता है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है, औपचारिक अनौपचारिक क्या होता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल हो जाएगा, स्व सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, इसके बाद विकास के लिए ऋण की भूमिका लिखिए, राइट द रूल्स ऑफ द लोन फॉर द डेवलपमेंट। फिर उसके बाद लास्ट 7 है मुद्रा क्या है तथा इसके कार। अब लास्ट टॉपिक बच रहा है इसका आपका मैप, तो मैप जरूर देखना आप सभी के सभी। इसके बाद याद रखना है आपको एक ये वाला मैप जो है, इस मैप को आपको अच्छे से तरीके से करना है, सभी के सभी इस मैप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका क्या रहेगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पहले हिंदी वाले करा देता हूँ। तो ये देखिए आप, ये सेकंड मैप है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को, इनको आपको अच्छे से कर लेना है, 4 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके जूम करके इसको अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना। ये 3 मैप जो हैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए। उसके बाद आता है, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये 3 मैप जो हैं इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए हैं। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट को भी ये मैप आपको अच्छी तरीके से देख लेना है, सारे को कौन सा कहाँ है, पक्का आपसे ज़रूर पूछेगा। एक ये कर लीजिएगा, उसके बाद एक सेकंड नंबर का आप ये कर लीजिएगा, ये हो जाएंगे सेकंड नंबर का सारे के सारे। उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आराम से बता दे रहा हूँ। उसके बाद एक लास्ट और ये पढ़िएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सारे के सारे आपको पूरा पेपर का जो रहेगा मोस्ट आईएमपी टॉपिक सारे कवर करा दिया। अब मान लो कि अभी स्टूडेंट आपको नहीं मालूम, नहीं पढ़ना है, या मान लो पास होने के लाले पढ़ रहे हैं, तो भैया मात्र इतना करिएगा, इन पार्ट से आप मात्र आपको एमसीक्यू पढ़ना मत। कौन कौन सा पार्ट, 1, 8, 13, 15, 16, इनसे मात्र आप एमसीक्यू पढ़ना है। और ये पार्ट से 100% आपको एमसीक्यू आना ही आना है। पार्ट 16 से एमसीक्यू आएगा, प्लस क्वेश्चन आंसर भी करना है। 19 से एमसीक्यू करना प्लस क्वेश्चन आंसर भी करना है। 15 से भी प्लस क्वेश्चन आंसर। ये 2 लिखा है, 2 नंबर का एमसीक्यू आएगा, 2 नंबर का 4 पार्ट अच्छे कर लोगे तो क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा, और 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएंगे। 20 पार्ट करोगे तो इसका प्रश्न उत्तर पक्का आना, 21 का 100% आना। उसके बाद एक कुछ सिलेक्टेड चैप्टर बता रहा हूँ, 100% आपका क्वेश्चन आएगा इसमें। चैप्टर 2, चैप्टर 12, चैप्टर 20, चैप्टर 14, चैप्टर 7, चैप्टर 21, चैप्टर 19, इन चैप्टर से 101% आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आपको नहीं आता है तो मैं तो आप सजेशन दूंगा, मिला जुड़ा के आपको रिलेटिव क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। सोशल साइंस में आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर लिख कर आइए। धन्यवाद बेटा।